नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। नीलामी घर के उस भव्य हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनी जा सकती थी। गेट मास्टर मारा की आंखें कैंट के चेहरे पर जमी हुई थीं। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे खूंखार शिकारी देख लिया हो। कैंट की बेखौफ मुस्कान और उसके उन पागलपन भरे फैसलों ने मारा के होश उड़ा दिए थे। उसने कैंट के बिल्कुल करीब जाकर अपनी उत्तेजना और डर को दबाते हुए कांपती आवाज में फुसफुसाकर चेतावनी दी। कैंट, क्या तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा है कि तुमने अभी अभी क्या किया है? तुमने इस भरी सभा में किंगडम के सबसे रसूखदार और ताकतवर लोगों के अहंकार को सरेआम कुचलकर उन्हें नीचा दिखाया है। नीलामी खत्म होते ही वे भूखे भेड़ियों की तरह तुम पर और तुम्हारी इन सुंदरियों पर टूट पड़ेंगे। तुम वो जादुई उल्कापिंड उन्हें ले लेने दे सकते थे कैंट। आखिर मौत को इस तरह सरेआम दावत देने की क्या जरूरत थी? कैंट के चेहरे पर वही मदहोश कर देने वाली कातिलाना मुस्कान तैर गई जो किसी भी पत्थर दिल औरत को अपना गुलाम बनाने के लिए काफी थी। उसने पूरी बेबाकी से मारा के रेशमी गालों को छुआ और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में अपनी गहरी सम्मोहक नजरें डाल दी। भारी और मर्दाना आवाज जरूरत थी मारा, क्योंकि मुझे उस जादुई पत्थर की उन बूढ़े और लालची लोहारों से कहीं ज्यादा जरूरत है। और रही बात उन भेड़ियों की जो बाहर मेरा मांस नोचने का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें आने दो। सच कहूं तो मुझे अपनी नई फौज खड़ी करने के लिए कुछ ताज़ा और ताकतवर लाशों की सख्त तलाश थी। उनका खुद चलकर मेरे पीछे मौत के जाल में समाना मेरे लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं होगा। जैसे ही कैंट के मुंह से ईविल प्रैक्टिशनर का जिक्र निकला, मारा के गोरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह पल भर में समझ गई कि कैंट ये सब महज अपनी दौलत की नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि उस खौफनाक और रसीले रेस्क्यू मिशन की तैयारी के लिए कर रहा है। कैंट ने उसकी घबराहट को भांप लिया और बिजली की फुर्ती से मारा के सुडौल शरीर को अपनी ओर खींच लिया। मारा का गर्म और मखमली बदन कैंट के फौलादी सीने से पूरी तरह टकराया, जिससे उसके पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। कैंट ने उसके कान के कोमल हिस्से के पास झुककर अपनी गर्म और भारी सांसें छोड़ीं। कामुक फुसफुसाहट, फिक्र मत करो मेरी प्यारी गेट मास्टर। इससे पहले कि वे मेरे साय को भी छूने की जुर्रत कर सकें, मैं उन्हें जहन्नुम की सबसे निचली सतह की सैर करा चुका हूंगा। मेरा जादुई टावा आज रात उनके गर्म खून और उनकी तड़पती रूहों के स्वागत के लिए बेताब है। नीलामी की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और हॉल के अंदर की सरगर्मी अचानक कई गुना बढ़ गई। अगला आइटम 1 करोड़ स्पिरिट स्टोन्स की भारी कीमत पर नीलाम हुआ। यह एक ऐसी दुर्लभ और प्राचीन जड़ी बूटी थी जो किसी भी मर्द की कामुक शक्ति और फौलादी मर्दांगी को कई गुना बढ़ाकर उसे बिस्तर का बेताज बादशाह बना देती है। इसे देखते ही कैंट की आंखों में एक हवस भरी चमक कौंध गई। उसे फौरन वो रात याद आ गई जब उसने लिलियन को पूरी तरह अपना बनाने और उसे अपनी मर्दांगी का चरम स्वाद चखाने के लिए पहली बार शेक्सपियर तैयार की थी। आज वही लिलियन उसके बगल में बैठी थी, उसकी पतली रेशमी पोशाक के भीतर उसके भारी और उभरे हुए अंग कैंट के एक स्पर्श के लिए तड़प रहे थे। कैंट को याद आया कि कैसे उसने उस पुराने एल्केमिस्ट की अधूरी हवस को लिलियन के साथ बिस्तर पर पूरा किया था। आज रात वह फिर से उसी फौलादी ताकत का प्रदर्शन करने वाला था जो किसी भी सुंदरी को घुटनों पर ला दे। इसके बाद तो जैसे कैंट की रानियों ने कैंट की कुबेर जैसी तिजोरी को पूरी तरह खाली करने की कसम खाली हो। उस नखरीली और बला की खूबसूरत सेंटेसवेल ने 6 करोड़ 70 लाख में एक ऐसी जादुई तलवार खरीदी जो नीली बिजली की तरह चमक रही थी। वह कैंट का पैसा ऐसे पानी की तरह बहा रही थी जैसे वह उसका अपना ही कोई पुराना साम्राज्य हो। कैंट ने उसे एक बार भी नहीं रोका, बल्कि अचानक अपनी फौलादी बाहों में वेल की उस पतली, गोरी और बेहद लचीली कमर को अपनी ओर जकड़ लिया। उसने वेल के मदहोश कर देने वाले शरीर को अपने तपते हुए जिस्म के साथ पूरी ताकत से चिपका लिया। वेल का पूरा बदन कैंट की मर्दांगी को अपने करीब महसूस कर कांप उठा। कैंट ने उसके कान के निचले हिस्से को धीरे से अपने दांतों से दबाया और बेहद कामुक आवाज में फुसफुसाया, वेल, जितना जी में आए खरीदो, जो पसंद आए ले लो, पर याद रखना आज रात ताव के उस एकांत कमरे में तुम्हें इस एक एक पाई का हिसाब अपने रेशमी बदन की हर करवट, अपनी मदहोश कर देने वाली आहों और अपनी उन मीठी चीखों से चुकाना होगा जिन्हें सुनकर मेरा ड्रैगन पागल हो जाता है। तुम्हारी ये नफरत आज रात बिस्तर की सरगर्मी में गहरी हवस में बदल जाएगी। वेल की सांसें तेज हो गईं, उसके सीने की धड़कनें कैंट को साफ सुनाई दे रही थीं और उसके चेहरे पर उत्तेजना की लाली साफ दिखने लगी। यूनिटी ने भी अपनी पसंद का एक दिव्य तीर हासिल किया और गेट मास्टर कैमिला ने अपनी शिष्या के लिए एक ऐसा खजाना खरीदा जिसकी चमक आंखों को चौंधिया दे। नीलामी का आखिरी आकर्षण एक क्षतिग्रस्त मगर बेहद शक्तिशाली हेवन ग्रेट कवच था जिसे 23 करोड़ की भारी कीमत पर जीता गया। तभी मंच की चकाचौंध रोशनी के बीच कैंट की रानी अलीना खड़ी हुई। उसकी मखमली आवाज पूरे हॉल में किसी मादक संगीत की तरह फैल गई। देवियों और सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम 50 नए महाखजाने ला रहे हैं जिनमें लेजेंडरी ग्रेड के आइटम्स और एक ऐसी जादुई गोली शामिल है जो मुर्दे के जिसमें भी हवस और नई जान फूंक दे। कल सुबह ठीक 10 बजे मिलते हैं। जैसे ही कैंट और उसकी इन 9 अप्सराओं का ये शाही और आकर्षक काफिला ऑक्शन हाउस से बाहर निकला, हजारों भूखी, लालची और खूंखार शिकारी नजरें उनके जिस्मों पर गड़ गईं। कैंट ने अपनी एक एक रानी की उत्तेजित आंखों में झांका और उसकी आवाज में एक ऐसा रोमांच था जो रोंगटे खड़े कर दे, तैयार हो जाओ मेरी रानियों। आज रात हम भेड़ियों का शिकार करेंगे और फिर अपने टावर की जन्नत में अपनी जीत का वो अल्ट्रा हॉट जश्न मनाएंगे जिसे तुम अपनी रूह तक में महसूस करोगी। आज रात कोई नहीं सोएगा, सिर्फ हवस का सैलाब आएगा। नीलामी का पहला दिन अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन कैंट का असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। नीलामी खत्म होने से ठीक पहले कैंट ने अपनी जासूसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विरोधियों के कमरों में अपनी जादुई मकड़ियां फैला दी थीं। बगल के वीआईपी रूम में होने के कारण उन्हें बग करना उसके लिए बच्चों का खेल था। इसी चाल से उसे पता चल गया कि हॉल से बाहर निकलते ही उसकी और उसकी रानियों की जान पर बड़ा खतरा मंडराने वाला है। वीआईपी रूम नंबर 14 में कैंट ने ब्राइट फेवुड की उस नीच साजिश को साफ सुना। उनका प्लान सीधा था, जैसे ही कैंट भुगतान करके बाहर निकलेगा वे उस पर हमला करेंगे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कैंट के साथ ताकतवर योद्धा हैं। उन्होंने शहर में अपने गुंडों को कैंट के होटल का पता लगाने के लिए पहले ही तैनात कर दिया था। उनका इरादा अपनी भारी ताकत के दम पर कैंट को खत्म करना और उसकी दौलत को लूटना था। वहीं दूसरी ओर मिलर खानदान के इरादे और भी घिनौने थे। वे कैंट के साथ मौजूद उन बेमिसाल और रसीली सुंदरियों पर अपनी लाट टपका रहे थे। उन्हें अपने वारिस के साथ हुई घटना से कोई सबक नहीं मिला था। वे कैंट की रानियों को अगवा कर उन्हें गुलाम बाजार में बेचने का ख्वाब देख रहे थे। ये सुनकर कैंट के भीतर का ड्रैगन दहाड़ उठा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस खानदान को जड़ से मिटा देगा। कैंट ने अपनी योजना बदल दी। शुरुआत में वह होटल जाकर सीधे टावर में छिपने वाला था, पर अब वह उन भेड़ियों का स्वागत लाशों के ढेर से करने वाला था।
ठंडी और कातिलाना हंसी वे मौत को दावत दे रहे हैं, और मैं उन्हें वो दावत जरूर दूंगा। जब कैंट अपना कीमती पत्थर लेने पहुंचा तो हजारों शिकारी आंखें उस पर गड़ी थीं। वह एक छोटे ऑफिस में दाखिल हुआ जहां कड़े पहले में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। कैंट ने बिना पलक झपकाए भारी भरकम राशि का भुगतान किया और उस पत्थर को अपने टावर स्टोरेज में सुरक्षित कर लिया। इस अकेली डील से ऑक्शन हाउस को इतना मुनाफा हुआ कि उनके पूरे आयोजन का खर्च निकल जाए। कैंट अपनी रानियों के साथ अपने 5 सितारा होटल की ओर बढ़ा। रास्ते में वह महसूस कर सकता था कि दर्जनों ताकतवर योद्धा उनका पीछा कर रहे हैं। होटल पहुंचते ही कैंट ने सबको रोका। खतरा इतना बड़ा था कि वह अपनी नई साथियों गेटमास्टर मारा, कैमिला और उस नखरीली सेंटेसवेल को अब बाहर असुरक्षित नहीं छोड़ सकता था। कैंट ने विचार किया कि क्या ये तीनों उसे धोखा देंगी, पर उसे यकीन था कि वे अब उसके प्रभाव के जाल में फंस चुकी हैं। कैंट ने अपनी रानियों को अपने करीब बुलाया। माहौल में बढ़ती उत्तेजना और उन हसीनाओं की महक कैंट को और भी आक्रामक बना रही थी। अधिकारपूर्ण और भारी आवाज, मेरी प्यारी लेडीज, हमने कुछ बहुत ही नीच भेड़ियों को उकसाया है। वे बाहर खड़े हैं और तुम्हारी इन सुडौल जांघों और रेशमी बदन को अपनी गंदी नजरों से देख रहे हैं। वे तुम्हें गुलाम बाजार में बेचना चाहते हैं। सेंटेसवेल ने अपनी लंबी जांघों को सहलाते हुए नखरे से कहा, उकसाया तुमने है, हमें नहीं। कैंट ने उसे एक झटके के साथ अपने करीब खींचा, जिससे वेल के भारी उभार कैंट के फौलादी सीने से दब गए। कैंट ने उसके कान के पास झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। कामुक और डरावनी आवाज पर सजा वे तुम्हें देंगे वेल, अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह भेज रहा हूं जहां कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। पर पहले तुम्हें इस रूहानी अनुबंध पर दस्तखत करने होंगे। अगर तुमने मेरे राज खोले तो तुम्हारी रूह तड़प तड़प कर मरेगी। तीनों हसीनाओं ने एक गहरी सांस ली और उस जादुई दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर दिए। मदहोश कर देने वाली आवाज, मास्टर सेलिन, इन्हें टावर के भीतर ले जाए और इनका ऐसा स्वागत कीजिए कि ये अपनी पुरानी दुनिया को भूल जाएं। कैंट के इशारे पर वे सब गायब हो गईं। अब होटल के कमरे में कैंट अकेला था। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और खिड़की के बाहर देखा जहां उसकी मौत का इंतजार हो रहा था। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आई। कैंट ने अपनी सभी रानियों को टावर के सुरक्षित घेरे में भेज दिया था। उसने मास्टर सेलिन को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह उन नई सुंदरियों मारा, कैमिला और उस नखरीली सेंटेसवेल के दिमाग में कैंट के प्रति अटूट वफादारी और गहरी हवस भर दे। कैंट अच्छी तरह जानता था कि सेलिन का वो मदहोश कर देने वाला अंदाज उन तीनों को कैंट के बिस्तर का गुलाम बनाने के लिए काफी है। खासतौर पर वो घमंडी सेंटेसवेल जो अब तक अपनी पवित्रता का ढोंग कर रही थी, उसे कैंट की मर्दानगी का स्वाद चखने के लिए तैयार करना सेलिन का मुख्य काम था। पर अभी कैंट का पूरा ध्यान उन जहरीले भेड़ियों पर था जो होटल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। कैंट ने अपनी कातिलाना मुस्कान बिखेरी और ठंडी और भारी आवाज में बुदबुदाया, नीलामी के पहले दिन ही हमला। बहुत खूब, आज रात मैं ऐसा खूनी स्वागत करूंगा कि वास्पोर्ट सिटी की रूह तक कांप उठेगी। कैंट टावर की जादुई दुकान में पहुंचा जहां गया उसका इंतजार कर रही थी। गंभीर अंदाज, गया, क्या ये जहर वाकई उन ताकतवर रूट ट्रांसेंडेंट योद्धाओं के फौलादी जिस्म को मिट्टी में मिला पाएगा? गया ने एक छोटी शीशी दिखाते हुए जवाब दिया, मास्टर, ये हड्डियों को अंदर से गला देने वाला ऐसा जहर है कि सूंघते ही मौत उनके खून में घुल जाएगी। जब तक उन्हें एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी। कैंट ने बिना सोचे 20 लाख टावर पॉइंट्स लुटा दिए और 4 कमरों में अपनी रानियों के नकली पुतले सजा दिए। उन पुतलों को कैंट ने इतनी बारीकी से तैयार किया था कि रेशमी पर्दों के पीछे से उनकी सुडौल और उभरी हुई जांघें और उनके जिस्म की बनावट किसी भी शिकारी को पागल कर देने के लिए काफी थी। गया ने कमरों पर एक ऐसा जादुई निशान लगा दिया था कि जो भी इन कमरों में मरेगा उसकी लाश सीधे कैंट के नेक्रोस्मिथ फोर्ज में टेलीपोर्ट हो जाएगी। एक नेक्रोमेंसर के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता था। ठीक 4 घंटे बाद पहला दस्ता दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। 5 शिकारी अपनी नंगी तलवारें और अपनी आंखों में कैंट की औरतों को नोचने की गंदी हवस लिए आए थे। हिंसक और तेज टोंट जैसे ही उन्होंने कमरे की जहरीली हवा को सांस के जरिए अंदर लिया, उनकी हड्डियां मोम की तरह पिघलने लगीं। 4 योद्धा तो मौके पर ही ढेर हो गए और 5वें ने जब भागने की कोशिश की तो कैंट की बैटल डॉल्फ ने उसकी पीठ चीरते हुए तलवार सीधे दिल के पार उतार दी। 1 घंटे बाद मिल खानदान के लालची गुंडे आए। लालच ने उनकी सोचने की शक्ति छीन ली थी। वे ये नहीं समझ पाए कि ये एक खूनी जाल है। अगले कुछ घंटों में कैंट के कमरों में मौत का नंगा नाच हुआ। भारी और डरावनी आवाज, कैंट ने देखा कि 25 रूट ग्रेट सेज और 7 महाशक्तिशाली रूट ट्रांसेंडेंट योद्धाओं ने अपनी आखिरी सांसें वहीं तोड़ी। कैंट के लिए यह ताज़ा लाशों की फसल काटने का सबसे बेहतरीन समय था। अब वह इन लाशों का इस्तेमाल अपनी अजय अनडेड सेना बनाने के लिए करने वाला था। सुबह होने से ठीक 1 घंटा पहले कैंट टावर के उस रोमानी लव गार्डन में दाखिल हुआ। वहां का माहौल कैंट की मर्दानगी की खुशबू से महक रहा था। कैंट ने देखा कि मारा और कैमिला का भरोसा अब उसके प्रति इतना बढ़ चुका था कि उनकी आंखों में समर्पण और वासना साफ झलक रही थी। उनका ट्रस्ट लेवल 80% के पार जा चुका था। और रही बात उस बदतमीज सेंटेसवेल की, वह तो इस जन्नत जैसे गार्डन के हुस्न और कैंट के उस बेखौफ चेहरे को देखकर पूरी तरह पिघल चुकी थी। वह एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड एक्ट को हमेशा के लिए भूल चुकी थी। अब वह बस एक इशारे का इंतजार कर रही थी कि कैंट कब उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी रूह को तृप्त करे। कामुक और अधिकारपूर्ण आवाज, तैयार हो जाओ मेरी रानियों, बाहर खून की होली खत्म हुई, अब इस जन्नत में हमारी हवस का सैलाब आएगा। आज रात ड्रैगन किसी को सोने नहीं देगा। होटल के कमरों में बिछाई गई लाशों की फसल काटने के बाद कैंट जब टावर के जादुई लव गार्डन में प्रकट हुआ तो वहां का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। फूलों की मादक खुशबू और फव्वारों के संगीत के बीच गेट मास्टर मारा कैंट की ओर भागी चली आई। उसकी रेशमी पोशाक उसकी तेज धड़कनों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। धीमी और फिक्रमंद आवाज, कैंट, तुम ठीक तो हो? क्या वे शिकारी तुम तक पहुंच पाए? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मारा की आवाज में कैंट के लिए वो तड़प साफ थी जिसे वह अब तक दुनिया के सामने छिपाती आई थी। कैंट ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और धीरे से अपना हाथ मारा के मखमली गालों पर फेरा। गहरी और मर्दाना आवाज, फिक्र मत करो मारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहां तक हमारे मेहमानों का सवाल है, वे आए तो थे पर अब वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। कल सुबह जब दुनिया जागेगी तो मेरे दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। हैरानी भरा अंदाज, क्या तुमने वाकई उन रूट ट्रांसेंडेंट योद्धाओं को खत्म कर दिया? गेट मास्टर कैमिला ने अविश्वास से पूछा। कैंट ने बस एक शातिर मुस्कान दी और बात घुमा दी। वह जानता था कि अपनी असली ताकत का राज अभी पूरी तरह खोलना सही नहीं है। कैंट ने देखा कि सेंटेसवेल एक कोने में बैठकर रसीले फल खा रही थी, पर उसकी नजरें कैंट के चौड़े कंधों और उसकी फौलादी मर्दानगी पर टिकी थीं। कैंट ने उसे बताया कि यहाँ का एक दिन बाहर के सिर्फ 1 घंटे के बराबर है। ये सुनकर तीनों हसीनाएं दंग रह गईं। अधिकारपूर्ण फुसफुसाहट कैंटवेल के करीब पहुंचा और उसके कान के पास झुककर बोला, तो वेल, अब तुम मेरी दासी बनने को तैयार हो या अब भी उस पुराने सेक्ट का घमंड बाकी है?
वेल ने नखरे से अपने कंधे उचकाए, पर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह कैंट के पौरुष के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है। जो चाहो समझो, अब वैसे भी मैं तुम्हारे चंगुल से कहाँ भाग सकती हूँ। कैंट ने मन ही मन गया को आदेश दिया और वेल को सर्वेंट टावर में शामिल कर लिया। जैसे ही वह टावर का हिस्सा बनी, कैंट की आंखों के सामने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। कैंट ये देखकर दंग रह गया कि इस बदतमीज दिखने वाली सुंदरी का ट्रस्ट लेवल 89% तक पहुंच चुका था। हैरानी और जोश कैंट ने गया से पूछा, क्या इसे भी मेरी दूसरी रानियों की तरह एक सच्चा नाम, ट्रू नेम मिलेगा? गया ने पुष्टि की कि जैसे जैसे ये सुंदरियां अपने भाग्य के रास्ते पर आगे बढ़ेंगी, टावर उन्हें वो दिव्य शक्तियां और नाम देगा जो उन्हें जय बना देंगी। कैंट ने अपनी सभी रानियों लिलियन, सेलिन, इंग्रिड और यूनिटी की प्रोफाइल चेक की। वे सब अब उस मुकाम पर थी जहां कैंट एक ट्रू नेम टोकन के जरिए उनकी सोई हुई दैवीय शक्तियों को जगा सकता था। तभी गेट मास्टर कैमिला ने कैंट की आंखों में झांकते हुए एक ऐसा सवाल किया जिसने गार्डन की शांति को भंग कर दिया। शरारती और तीखी टोन तो कैंट, क्या ये सारी अप्सराएं तुम्हारी अपनी औरतें हैं? क्या तुम इन सबको अकेले ही बिस्तर पर तृप्त करते हो? कैंट की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कैमिला की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, सिर्फ यही नहीं कैमिला, बहुत जल्द तुम और मारा भी उसी बिस्तर की सरगर्मी का हिस्सा होगी। रात भर चली खूनी लुकाछिपी के बाद जब वास्टपोर्ट सिटी की सुबह हुई तो फिजाओं में दहशत का जहर घुला हुआ था। होटल के स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों को उन भाड़े के हथियारों ने मोटी रकम दी थी ताकि वे कैंट और उसकी रानियों के जिस्मों के टुकड़े कर सकें। उन भेड़ियों को लगा था कि कैंट की टीम सबसे कमजोर है, पर सूरज उगते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मिलर खानदान, फेयरवुड और वे तमाम नीच लोग जिन्होंने कैंट से वो जादुई पत्थर छीनने की साजिश रची थी, अब अपने जासूसों के वापस न लौटने पर पसीने पसीने हो रहे थे। उनके सबसे खूंखार, रूट, ट्रांसेंडेंट योद्धा रातों रात गायब हो चुके थे। वे ये सवाल सरेआम भी नहीं पूछ सकते थे क्योंकि चोरी और डकैती की साजिश का ढिंढोरा कौन पीटता। पर जैसे जैसे मिनट बीत रहे थे, उनकी हताशा और खौफ बढ़ता जा रहा था। शाही और रौबदार आवाज। तभी नीलामी घर के बाहर एक सुनहरी शाही बग्घी रुकी। बैंगनी बालों वाला कैंट बड़े ही नजाकत और मर्दानगी के साथ बाहर निकला। उसने अपनी एक एक रानी का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतारा। कैंट के चेहरे पर वही पुरानी शिकारी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। जब कैंट अपनी सुंदरियों के साथ वीआईपी रूम नंबर 13 की ओर बढ़ा तो सैकड़ों आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ लोग उसकी इस बेखौफ मर्दानगी के दीवाने हो रहे थे तो कुछ उसे देखकर डर से कांप रहे थे। कैंट के पास अब न केवल वो जादुई पत्थर था, बल्कि उसके नेक्रोस्मिथ फौज में 30 से ज्यादा ताकतवर योद्धाओं की ताजा लाशें थीं जिनसे वह अपनी अजेय अनडेड फौज बनाने वाला था। कामुक और रसीली आवाज। वीआईपी रूम के भीतर कैंट बड़े आराम से मास्टर सेलिन के भरी और मखमली सीनों पर अपना सिर टिकाकर लेट गया। सेंटेसवेल, जो अब कैंट की दासी बन चुकी थी, नखरे से फल खाते हुए बोली, कैंट देखो इन लोगों के चेहरे, ये सब गुस्से और डर से फटने वाले हैं। कैंट ने सेलिन के बदन की खुशबू को फेफड़ों में भरते हुए जवाब दिया, फटने दो वेल। मेरे यहाँ रिवाज है कि जब कोई मुझे अपनी जान गिफ्ट करने आता है तो मैं उसे वापस नहीं भेजता। अब ये सब दोबारा मेरे करीब आने से पहले 100 बार सोचेंगे। गेट मास्टर मारा, जो अब कैंट को बड़े भाई बिग ब्रदर जैसा मान देने लगी थी, उसकी आंखों में कैंट के प्रति समर्पण साफ दिख रहा था। कैंट ने उन तीनों नई हसीनाओं को पिछले 10 घंटों में टावर के ऐसे ऐसे कामुकराज दिखाए थे कि उनका भरोसा अब कैंट पर किसी देवता की तरह हो गया था। वे अब कैंट को दूसरी रानियों के साथ अंतरंग होते देखना केवल सहज थी, बल्कि खुद भी उस आग का हिस्सा बनने को बेताब थी। जोश और तेज टोन। तभी मंच पर कैंट की रानी एलिना प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक गजब की चमक और संतुष्टि थी। बाकी रानियां जानती थीं कि कैंट ने कल रात एलिना को ऑक्शन में शानदार काम करने के लिए बिस्तर पर कैसा इनाम दिया था। 3 घंटे की उस धुआंधार और थका देने वाली सेक्स सर्विस ने एलिना के चेहरे को गुलाब जैसा खिला दिया था। एलिना ने मंच से मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया, पर उसकी बातों में उन साजिशकर्ताओं के लिए गहरा तंज था। चुटीली और नशीली आवाज। स्वागत है दोस्तों, नीलामी के दूसरे दिन। उम्मीद है आपकी रात वैसी ही गुजरी होगी जैसी आपने उम्मीद की थी। मेरी रात तो बेहद हसीन और थका देने वाली रही। एलिना की इस बात ने उन दुश्मनों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया जिनकी रात मातम मनाते गुजरी थी। कैंट ने मन ही मन सोचा कि आज रात एलिना को इतना ज्यादा तड़पाएगा और प्यार करेगा कि वह कल की नीलामी के लिए बिस्तर से उठ भी न पाए। घोषणात्मक अंदाज। एलिना ने पहले आइटम की घोषणा की, एक हेवन ग्रेट बिजली का जादुई मंत्र, लाइटनिंग स्पेल। बोली 5 लाख स्पिरिट स्टोन से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा हॉल फिर से एक जंग के मैदान में बदल गया। कैंट ने अपनी रानियों की जांघों पर हाथ फेरते हुए बड़ी शांति से इस खूनी खेल को देखना शुरू किया। नीलामी का दूसरा दिन पहले दिन से कहीं ज्यादा आक्रामक और रसीला था। आज मैदान में उतरने वाली हर चीज हेवन ग्रेट थी, जिसका मतलब था कि अमीर कल्टिवेटर्स के बीच अब दौलत की नहीं बल्कि साख की जंग होने वाली थी। हॉल के भीतर की हवा उत्तेजना और लालच से भारी हो चुकी थी। कैंट अपनी रानियों के साथ हर उस बोली में कूद रहा था जो उसे काम की लग रही थी। उसने 12 करोड़ लुटाकर एक जंग लगी हेवन ग्रेट भला खरीदा। लोग हैरान थे कि इस टूटे हुए लोहे के टुकड़े के लिए कैंट ने इतनी बड़ी रकम क्यों दी, पर कैंट की नजर उस धातु पर थी जिससे वो भला बना था। वह जानता था कि उसके नेक्रोस्मिथ फौज में ये धातु एक अजय हथियार को जन्म देगी। धीमी और रसीली आवाज। कैंट के बगल में बैठी एल्सा ने एक सोल ट्यूनिंग फोक पर बोली लगाई। जब वह बोली लगा रही थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। कैंट ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया और उसे जीत दिला दी। यूनिटी ने भी एक प्राचीन तीर अपने नाम किया। यहाँ तक कि गेट मास्टर कैमिला और मारा ने भी कुछ बेशकीमती चीजें खरीदी। कैंट के पास इतना पैसा था कि वह अपनी हर सुंदरी की हर इच्छा को महज एक इशारे से पूरा कर रहा था। जैसे ही 44 हेवन ग्रेड आइटम्स की नीलामी खत्म हुई, एलिना ने अपनी मखमली आवाज में माहौल को और भी गर्म कर दिया। उत्तेजित करने वाली टोन। अब वक्त है उन चीजों का जिनके लिए आप अपनी रूह तक का सौदा कर सकते हैं। हमारे पास एक हेवन डिफाइंग गोली और 4 लेजेंडरी ग्रेड के आइटम हैं। और सुनिए, आखिरी आइटम तो ऐसा है जिसकी असल ताकत हम खुद भी नहीं जानते। पूरा हॉल एलिना की इन बातों से पागल हो उठा। तभी मेज पर एक हरे रंग का कवच प्रकट हुआ जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। ये एक ड्रैगन स्केल आर्मर था। भारी और प्रभावशाली आवाज। एलिना ने बताया, ये कवच महान लोहार मेटल सेज लोक की कृति है। ये पहनने वाले की ताकत को 30% और सुरक्षा को 50% बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के हमले की ऊर्जा को सोखकर उसे एक विनाशकारी किरण एनर्जी बीम के रूप में वापस छोड़ सकता है। कैंट ने अपनी जादुई नजरों से कवच को स्कैन किया। वह कवच किसी भी शरीर के आकार के हिसाब से खुद को ढाल सकता था, पर कैंट के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर पहनने वाले के खून में ड्रैगन का अंश हो तो ये कवच उसे ड्रैगन स्ट्रेंथ नाम की दिव्य शक्ति देता है जो दुश्मन की हर सुरक्षा को चीरकर उसे मौत के घाट उतार सकती है। कामुक और अधिकारपूर्ण आवाज। कैंट ने देखा कि उसके बगल में बैठी दोनों गेट मास्टर्स की आंखें उस कवच पर टिकी थीं।
कैंट ने कैमिला की सुडौल कमर पर हाथ रखा और उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम्हें ये पसंद है तो हिचकिचाओ मत। पैसे की चिंता छोड़ो और अपनी मर्जी की बोली लगाओ। मारा ने अपनी सहेली कैमिला के लिए रास्ता छोड़ दिया। कैमिला ने अपनी नशीली आंखों में एक चमक के साथ चिल्लाकर बोली लगाई, 70 करोड़। उसने एक झटके में 10 करोड़ बढ़ा दिए थे, पर ये तो बस शुरुआत थी। हॉल में मौजूद लोहार और योद्धा इस लेजेंडरी कवच को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कैंट बस मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि आज रात जब कैमिला ये कवच पहनेगी तो उसकी खूबसूरती और ताकत का मिश्रण देखने लायक होगा। नीलामी घर के वीआईपी रूम नंबर 39 और कैंट के कमरे के बीच ड्रैगन स्केल आर्मर को लेकर ठनी हुई थी। गेट मास्टर कैमिला अब तक सावधानी से खेल रही थी। उसकी बोली 90 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सामने वाला झुकने को तैयार नहीं था। हॉल में मौजूद लोग सांस रोककर इस मुकाबले को देख रहे थे। तभी वीआईपी रूम 39 से एक भारी आवाज गूंजी, 1 अरब। पूरा हॉल सन रह गया। 1 अरब की बोली का मतलब था कि अब यह मुकाबला साधारण रईसों के बस का नहीं रहा। कैमिला ने कैंट की ओर देखा। कैंट ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। कैमिला का हौसला बढ़ गया। वह अब कैंट की असीमित दौलत की लहरों पर सवार थी। 1.1 अरब। कैमिला की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। 1.2 अरब। सामने से तुरंत जवाब आया। 1.3 अरब। कैमिला ने बिना पलक झपकाए 1 और 10 करोड़ जोड़ दिए। मंच पर खड़ी एलिना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपने गुप्त संचार के जरिए कैंट से बात की। नशीली और लालची आवाज, मेरे प्यारे, तुम्हारी दरियादिली का तो कोई जवाब नहीं। आज तुम इस आइटम को अरबों में पहुंचाने वाले हो। क्यों न इसे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बना दिया जाए जिसे कैमिला कभी चुका ना पाए। कैंट ने एलिना की आंखों में छिपे इरादे को भांप लिया। अलीना उसे उकसा रही थी ताकि कैंट की धाक पूरी दुनिया पर जम जाए। अलीना ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम आज कुछ बड़ा करते हो तो शायद इस ऑक्शन हाउस की असली मालकिन तुम्हें खुद न्योता दे। और यकीन मानो, उसका न्योता मिलना इस दुनिया की हर दौलत से बड़ा इनाम है। कैंट की मुस्कान और गहरी हो गई। भारी और मर्दाना आवाज, एक नीलामी करने वाली पत्नी होने के अपने ही फायदे हैं। फिक्र मत करो अलीना, आज शाम मैं तुम्हें तुम्हारी इस चालाकी के लिए बिस्तर पर वो इनाम दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी। बाहर बोली 2.4 अरब तक पहुंच चुकी थी और दोनों पक्ष थकने लगे थे। तभी ड्रैगन ने मैदान में कदम रखा। कैंट की आवाज पूरे नीलामी घर में बिजली की तरह कड़की। लगता है इस कवच को अपना असली मालिक नहीं मिल रहा। तो चलिए मैं इस झंझट को खत्म करता हूँ। मेरी बोली है 10 अरब। महाधमाका। 10 अरब की बोली सुनते ही जैसे पूरा हॉल सुनना पड़ गया। लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। 10 अरब में 3 लेजेंडरी आइटम खरीदे जा सकते थे, पर कैंट ने इसे महज एक झटके में उड़ा दिया। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। ये लड़का कौन है? इसके पीछे किसका हाथ है? क्या यही वो दानव है जिसने डिवाइन पैलेस सेक्ट में तलवारबाजी में सबको धूल चटाई थी? तभी वीआईपी रूम 39 से एक बूढ़ी मगर रौबदार हंसी गूंजी। हा, आज के युवाओं की जेबें वाकई बहुत गहरी हैं। उस रहस्यमयी शख्स ने अपनी हार मान ली, पर कैंट को एक प्रस्ताव दिया। युवा जूनियर, क्या कल नीलामी खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ शराब का एक दौर लगाओगे? मैंने सुना है तुम तलवार के उस्ताद हो, तो क्यों ना हम तलवार की बारीकियों पर चर्चा करें। कैंट ने उस आवाज के पीछे छिपी ताकत को पहचान लिया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक स्वॉर्ड किंग के साथ शराब पीना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं जरूर आऊंगा। पूरा हॉल अब खौफ से भर गया था। स्वॉर्ड किंग, इस महाद्वीप पर केवल 3 ही स्वॉर्ड किंग हैं। कैंट ने महज एक आवाज से उस महान योद्धा के भेष को पहचान लिया था। अलीना ने हथौड़ा मारकर घोषणा की, 10 अरब में ये कवच वीआईपी रूम 13 के नाम होता है। कैमिला ने कैंट की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल सम्मान नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प और समर्पण था। वह जानती थी कि 10 अरब का ये कर्ज वह केवल अपने जिस्म और रूह को कैंट के हवाले करके ही चुका सकती है। नीलामी घर में एक लेजेंडरी आइटम बिक चुका था, लेकिन किसी का ध्यान उस कवच पर नहीं था। पूरे हॉल में बस एक ही चर्चा गूंज रही थी, कैंट और उस रहस्यमयी स्वॉर्ड किंग की वो छोटी सी बातचीत। 10 अरब खर्च करने से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कैंट ने महज एक आवाज से उस महान योद्धा के छलावे को पहचान लिया था। हैरानी और अविश्वास का माहौल। वीआईपी कमरों से फुसफुसाहटें आ रही थी। क्या उसने वाकई एक स्वॉर्ड किंग से इतनी बेबाकी से बात की? और उसे शराब का न्योता भी मिल गया। लोग उस स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, और यहाँ एक जूनियर को खुद स्वॉर्ड किंग ने बुलाया था। वीआईपी रूम 13 के भीतर रानियों ने कैंट को ऐसे घेरा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। धीमी और शरारती आवाज कैंट ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? गेट मास्टर मारा ने हैरान होते हुए कहा, कैंट, तुम्हें एक स्वॉर्ड किंग का बुलावा मिला है, तुम इतने शांत कैसे हो? कैंट ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने चारा फेंका था और मैं उसमें फंस गया। दरअसल वही उस कवच के असली मालिक थे। वे बोली को बस इसलिए बढ़ा रहे थे ताकि मेरा ध्यान खींच सकें। उनका असली मकसद मुझे करीब से देखना और इस मुलाकात के लिए उकसाना था। तीखी टोन सेंटेसवेल ने बीच में टोकते हुए कहा, पर क्यों? तुम महज एक स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर हो, वो तुम्हें अपने बराबर क्यों समझेंगे? यह मुमकिन नहीं है। वेल की बात चुभने वाली थी, पर सच थी। एक स्वॉर्ड किंग के सामने कैंट अभी बच्चा था। कैंट ने खिलखिलाकर हंसते हुए वेल को अपनी ओर खींचा। भारी और मर्दाना आवाज, शायद इसलिए क्योंकि समान विचारधारा वाले लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। भले ही मैं ताक में उनके बराबर न हूं, पर मेरी बुद्धिमानी और तलवार की समझ ने उन्हें प्रभावित किया है। मेरी प्यारी दासी, जलना छोड़ो। अगर तुम एक गुड गर्ल बनी रही तो एक दिन मैं तुम्हें अपने स्तर तक जरूर उठाऊंगा। कैंट की इस बेशर्मी भरी बात पर रानियों ने अपनी आंखें घुमा लीं, पर वे जानती थी कि कैंट जो कहता है वो करके दिखाता है। कैंट ने एक लंबी सांस ली और बड़े आराम से मास्टर सेलिन के नर्म और भारी सीनों पर अपना सिर टिका दिया। वह सेलिन की गर्माहट को महसूस करते हुए रिलैक्स होने लगा। गेट मास्टर्स उसे इस तरह रोमांस करते देख असहज हो रही थी, पर कैंट को इसकी परवाह नहीं थी। तेज और रोमांचक टोन नीलामी फिर से शुरू हुई। अगला लेजेंडरी आइटम एक जादुई चोगा क्लोक था जो पहनने वाले की मौजूदगी को पूरी तरह मिटा देता था। इसे 70 करोड़ में एक रहस्यमयी युवती ने खरीदा। कैंट ने अपनी जादुई नजरों से उसे स्कैन किया। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे वह जिंदा होकर भी मर चुकी हो। वह एक खतरनाक हत्यारिन थी। उसी लड़की ने अगला आइटम, एक घातक खंजर डैगर, भी 95 करोड़ में खरीद लिया। जब कैंट ने उसे गौर से देखा तो उस हत्यारिन ने कैंट की ओर मुड़कर एक बर्फीली मुस्कान दी। ठंडी आवाज उसने धीरे से बुदबुदाया, जल्द ही सेक्ट कॉम्पिटिशन में मिलेंगे स्वॉर्ड गेट के दानव। जैसे ही खंजर की नीलामी खत्म हुई, अलीना मंच पर एक दिव्य पिल लेकर आए। अलीना ने जैसे ही उस गोली के बारे में पहली लाइन बोली, पूरा नीलामी घर पागलपन की हद तक शोर से भर गया। नीलामी घर का शोर अचानक एक सन्नाटे में बदल गया जब अलीना ने अगले आइटम की घोषणा की। मेज पर एक छोटा सा पन्ना जेब का डिब्बा रखा था, जिसकी सादगी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो पूरे महाद्वीप के एल्केमिस्टों की रातों की नींद उड़ाने वाला था।
मादक और रहस्यमयी आवाज। अलीना ने अपनी नशीली आंखों से भीड़ को स्कैन किया और कहा, अगला आइटम है परफेक्ट अल्केमिस्ट द्वारा बनाई गई एक टियर 3 फ्लॉलेस पिल। पूरा हॉल जैसे कांप उठा। परफेक्ट अल्केमिस्ट, वह नाम जो हाल ही में कापरत सिटी में बिजली की तरह गूंजा था। उसकी गोलियां 100% शुद्ध प्योर होती हैं, जिनमें जहर का एक कतरा भी नहीं होता। बड़े बड़े अल्केमिस्ट भी आज तक ऐसी शुद्धता हासिल नहीं कर पाए थे। अलीना ने मुस्कुराते हुए कैंट के कमरे की ओर एक गुप्त इशारा किया और बोली, इस गोली के नाम से पहले उस परफेक्ट अल्केमिस्ट का एक पैगाम सुनिए। वह कोई बुरा सन्यासी नहीं, बल्कि 20 साल से भी कम उम्र का एक जवान लड़का है, और वह अगले महीने इसी शहर में होने वाले पिल मास्टर कॉम्पिटिशन में खुद हिस्सा लेने आ रहा है। हैरानी का धमाका, ये खबर किसी बम फटने जैसी थी। लोग उस जवान दानव को देखने के लिए बेताब हो गए। अलीना ने आगे बढ़ते हुए गोली के फायदे बताए। इसका नाम है इन ए टैलेंट अवेकनिंग पिल। इन ए टैलेंट अवेकनिंग पिल। यह महज एक गोली नहीं, बल्कि आपकी किस्मत बदलने की कुंजी है। यह आपके स्पिरिट रूट्स को हमेशा के लिए अपग्रेड कर देती है और उन बॉटलनेक्स को तोड़ देती है जहां आप सालों से फंसे हैं। जो रूट ग्रैंड मास्टर हैं वे सेंट बन जाएंगे, और जो रूट सेज हैं वे रूट ग्रेट सेज बन जाएंगे। बोली 4 लाख से शुरू हुई, पर अलीना के वाक्य खत्म करने से पहले ही वह लाखों को पार कर गई। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख अल्केमिस्टों के बीच इस गोली को पाने के लिए खूनी जंग छिड़ गई थी। वे न केवल इसके प्रभाव के लिए, बल्कि इसकी शुद्धता का राज जानने के लिए अपनी पूरी जागीर लुटाने को तैयार थे। वीआईपी रूम के भीतर रसीला माहौल। हॉल के बाहर शोर था, पर वीआईपी रूम 13 के अंदर कैंट बड़े ठाठ से मास्टर सेलिन की नर्म बाहों में लेटा हुआ था। सेलिन उसके चेहरे को प्यार से सहला रही थी। कामुक और रसीली आवाज सेलिन ने कैंट की आंखों में झांकते हुए धीरे से पूछा, मेरे प्यारे अल्केमिस्ट, तुमने ये गोली आखिर कब बनाए? कैंट ने सेलिन के भारी उभारों पर अपना हाथ फेरते हुए शरारत से जवाब दिया, बस कुछ हफ्ते पहले। कंपटीशन से पहले हाथ साफ करना चाहता था और तीसरी कोशिश में ही एक परफेक्ट बन गई। वहां बैठी मारा, कैमिला, इंग्रिड और वेल की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। वे यकीन नहीं कर पा रही थीं कि जो मर्द उनके सामने बैठा है वही वो महान परफेक्ट अल्केमिस्ट है। कैंट ने उनकी हालत देखकर अपनी स्पेस रिंग से 4 डिब्बे निकाले और उनके सामने रख दिए। मर्दाना और रौबदार आवाज, यकीन नहीं आता। तो ये लो, तुम सबके लिए एक एक परफेक्ट पिल। गेट मास्टर कैमिला ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसकी खुशबू से ही उसका रोम रोम खिल उठा। ये तो वाकई 100% शुद्ध है। वह लगभग चिल्ला पड़ी। कैंट ने कैमिला की कमर को सहलाते हुए उसके करीब जाकर फुसफुसाया, सिर्फ गोलियां ही नहीं, मेरे पास और भी बहुत से टैलेंट हैं कैमिला। बस करीब रहो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। इंग्रिड ने अपना सिर पकड़ लिया। कैंट, तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है, पर तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी ये ताकत, तुम किसी 30 साल के मजे हुए खिलाड़ी जैसे लगते हो। कैंट जोर से हंसा। उसकी हंसी में वो अल्फा तेवर था जो किसी भी सुंदरी को घुटनों पर ला दे। बाहर बोली बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गई और आखिरकार एक पिल ग्रैंड मास्टर ने उसे जीत लिया। कैंट की तिजोरी फिर से अरबों से भरने वाली थी। सस्पेंस भरी क्लोजिंग। अलीना ने नीलामी के आखिरी और सबसे गुप्त आइटम की ओर इशारा किया। जैसे ही पर्दा हटा, पूरे हॉल में एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर कैंट भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। नीलामी के दूसरे दिन का आखिरी आइटम जब मंच पर लाया गया तो पूरे हॉल की हवा जैसे जम गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरे ही दिन ऐसी प्रलयंकारी वस्तु पेश की जाएगी। मेज पर एक विशालकाय खोपड़ी रखी थी जिससे नीली बिजली की लपटें निकल रही थीं। उसकी ऊर्जा इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लगा मानो कोई जिंदा दैत्य हॉल के बीचों बीच खड़ा हो गया हो। गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज। अलीना ने कांपती मगर उत्साहित आवाज में घोषणा की, यह एक पीक रूट सोवरेन स्तर के स्पिरिट बीस्ट की खोपड़ी है। ये एक मेटल स्किन स्टॉर्मलैंड था जिसकी बिजली पर पकड़ बेमिसाल थी। ये जानवर किंगडम के रक्षकों प्रोटेक्टर्स के स्तर तक पहुंचने ही वाला था कि इसे मार गिराया गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऐसी चीज का सामने होना ही किसी के लिए बिजली की शक्ति सीखने का 70% मौका खोल देता है। इससे कोई भी रूट से सीधे रूट ट्रांसेंडेंट बन सकता है। इसकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि साम्राज्यों के बराबर थी। बोली 30 करोड़ से शुरू हुई, पर अलीना के स्टॉक बोलने से पहले ही धमाका हुआ। 50 करोड़, 80 करोड़, 1 अरब। देखते ही देखते बोली 10 अरब को पार कर गई। लोग पागलों की तरह अपनी तिजोरियां खाली कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि कल बड़े खिलाड़ियों का दिन है जहां वे टिक भी नहीं पाएंगे। इसलिए आज वे अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। वीआईपी रूम। कैंट का नया इरादा। कैंट, जो अब तक सेलिन की बाहों में रिलैक्स कर रहा था, अचानक सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। उसने इस खोपड़ी में अपनी जीत का रास्ता देख लिया था। गहरी और रहस्यमयी आवाज। कैंट ने मन ही मन गया से पूछा, गया, अगर मैं 3 ट्रांसेंडेंट लाशों, इस खोपड़ी और 100 अरब स्पिरिट स्टोन्स को मिला दूं तो क्या मैं एक ऐसा अनडेड योद्धा बना सकता हूं जो इस दुनिया के शिखर रूट एसेंडेंट से लड़ सके? गया की आवाज कैंट के दिमाग में गूंजी। मास्टर, रचना करना आसान नहीं है, पर यह खोपड़ी रूट सोवरेन की है। अगर आप इसमें अपनी पूरी दौलत झोंक दे तो आप अपना पहला ऐसा अमर सेनापति बना सकते हैं जो बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ा देगा। यही वो सीढ़ी है जो आपको एंशिएंट बैटलफील्ड के राजों तक ले जाएगी। कैंट के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। तो फिर ठीक है, आज इन लोहारों के दिल फिर से तोड़ते हैं। बाहर युद्ध छिड़ा हुआ था। 3 मेटल संत रॉकी, एंड्रू और एडोल्फ अब एक गुट बना चुके थे। वे कैंट से पिछला बदला लेना चाहते थे और इस खोपड़ी को आपस में बांटने का फैसला कर चुके थे। चुटीली टोन एडोल्फ ने घमंड से कहा, हम तीनों साथ हैं, अब कोई हमसे ये नहीं छीन सकता। उनकी योजना ठोस थी। वे 40 अरब तक देने को तैयार थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वे एक ऐसे ड्रैगन से टकरा रहे हैं जिसकी जेब का कोई अंत नहीं है। अल्फा और दमदार आवाज। कैंट की आवाज पूरे नीलामी घर में गूंजी जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। माफ कीजिएगा सज्जनों, पर यह खोपड़ी आज आपके घर नहीं जाएगी। आज रात यह मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाएगी। मेरी बोली है 20 अरब। महासन्नाटा। 20 अरब की बोली सुनते ही उन तीनों लोहारों के चेहरे ऐसे सफेद पड़ गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। कैंट ने महज एक झटके में उनकी पूरी योजना को राख कर दिया था। कामुक और शिकारी क्लोजिंग। कैंट ने पीछे मुड़कर सेलिन और मारा की ओर देखा, जिन्होंने डर और उत्तेजना में अपनी सांसें रोक रखी थीं। कैंट ने सेलिन के कांपते होठों को चूमते हुए फुसफुसाया, आज रात हम एक ऐसी शक्ति को जन्म देंगे जिसके सामने ये दुनिया घुटने टेकेगी, और उस शक्ति का पहला जश्न तुम्हारे बदन पर मनेगा। नीलामी घर की हवा में एक अजीब सी भारीपन और तनाव व्याप्त था, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की वो खौफनाक खामोशी होती है जो रूह को कंपा दे। अगर इस साल की नीलामी में सबसे घृणित, नीच और नफरत के काबिल इंसान का कोई स्वर्ण पदक होता तो वह बिना किसी शक और शुबह के कैंट के गले में सचता। वह चौकरा, जिसे देखते ही कल्टिवेशन की दुनिया के दिग्गजों और रईसों के बदन में आग लग जाती थी।
कैंट की एक ऐसी फितरत बन चुकी थी जिससे हॉल में मौजूद हर एक व्यक्ति को चिढ़ थी। वह वक्त पर बोली कि जंग में कूदता और फिर उस वस्तु को इतनी बेतुकी, बेहिसाब और पागलपन भरी ऊंची कीमत पर झटक लेता कि सामने वाला बस अपना सिर पकड़कर रह जाता। हॉल के हर कोने से कैंट पर नफरत और तिरस्कार भरी नजरें बरस रही थीं, पर कैंट के चेहरे पर वही पुरानी, शरारती, नशीली और कातिलाना मुस्कान खेल रही थी। उसे इन सब की नफरत की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, बल्कि वह तो इस सामूहिक नफरत का किसी पुरानी शराब की तरह मजा ले रहा था। नीलामी की इस दुनिया का दस्तूर बहुत ही बेरहम और निर्दयी है। यहाँ समझौते जैसा कोई शब्द शब्दकोश में होता ही नहीं है। यह एक ऐसा युद्ध है जहाँ सिद्धांतों की नहीं, बल्कि सिक्कों की खनक और जिगरे की बात होती है। यह युद्ध इसलिए अस्तित्व में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंत में केवल सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली ही विजयी होकर निकले। इसलिए जब उन तीन बूढ़े और धूर्त लोहारों मेटल सैंड्स ने आपस में साठगांठ की और उस दुर्लभ मेटल स्किन स्टॉर्मलैंड की खोपड़ी को मात्र 12 अरब में चुपचाप हथियाने का समझौता कर लिया ताकि उन्हें अपनी जेबें ज्यादा ढीली न करनी पड़े, तो हॉल में मौजूद भीड़ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोग एक असली, खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बोली की जंग देखना चाहते थे, पर इन तीनों बूढ़ों ने बुज़दिलों की तरह हाथ मिला लिया ताकि मुकाबला शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दे। यह उन योद्धाओं और रईसों का अपमान था जो यहाँ तमाशा और ताकत का नंगा नाच देखने आए थे। लेकिन तभी कैंट मैदान में कूदा और पूरे हॉल का मंजर ही बदल गया। जो आग बुझने ही वाली थी वह अचानक एक भयावह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। कैंट, जो मुसीबत को दावत देने और खतरे से खेलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह यहाँ किसी के आगे घुटने टेकने या बड़ों की इज्जत करने नहीं आया है। कैंट के इस अप्रत्याशित दांव ने जहां उसके दुश्मनों के माथे पर मौत का पसीना ला दिया, वहीं भीड़ के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान बिखेर दी। अब असली खूनी खेल और रोमांच शुरू होने वाला था। मेटल सेंट एंड्रू ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके नाखूनों ने उसकी हथेली की खाल को लगभग चीर दिया। उसकी आंखों में कैंट के प्रति ऐसी नफरत साफ झलक रही थी जो सिर्फ खून बहाकर ही शांत हो सकती थी। उसने अपने साथियों रॉकी और अडोल्फ की ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम दोनों को लगता है कि हमें हाथ मिला लेना चाहिए? अगर हम तीनों अपनी पूरी जागीर, अपनी साख और अपनी तिजोरियां एक कर दें तो एकल का आया छोकरा हमें कभी मात नहीं दे पाएगा। एंड्रू का गुस्सा जायज था। कल रात उसने कैंट को रास्ते से हटाने के लिए अपने 3 सबसे खूंखार योद्धा भेजे थे, पर वे कभी वापस नहीं लौटे। उसे अब तक अंदाजा हो गया था कि कैंट कोई मामूली शिकार नहीं बल्कि साक्षात काल है। मेटल सेंट, रॉकी और अडोल्फ ने भी अपनी रजामंदी दी और एंड्रू ने पूरे हॉल को कंपाते हुए अपनी नई बोली लगाई, 22 अरब। कैंट ने अपने वीआईपी रूम की मखमली खिड़की से उन तीनों की ओर देखा और बड़े ही आराम से, जैसे किसी महबूबा के कान में कामुक बातें फुसफुसा रहा हो, मुस्कुराते हुए कहा, सज्जनों, मैं बदतमीज नहीं बनना चाहता, पर सच तो यह है कि अगर आप जैसे 10 बूढ़े भी मिल जाएं तब भी यह खोपड़ी मेरी ही होगी। इसलिए मेरी नेक और मुफ्त सलाह मानो और अपनी बची कुची इज्जत लेकर अभी पीछे हट जाओ, तो शायद कल मैं तुम्हें कुछ अच्छा खरीदने का मौका दे दूं। रॉकी का चेहरा अपमान से तमतमा उठा और उसकी नसें तन गईं। उसने चिल्लाकर कहा, अपनी गंदी जुबान को लगाम दे छोकरे। अगर तुझे अपने बड़ों की इज्जत करना नहीं आता तो एक भयानक और दर्दनाक मुकाबले के लिए तैयार हो जा। कैंट ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया, यह इज्जत का मामला नहीं है बूढ़े, ये कीमत और मर्दानगी का मामला है। मुझे इस खोपड़ी में अपना खजाना और इसकी असली कीमत दिख रही है और मैं उसे अपनी शर्तों पर खरीदने की कुव्वत रखता हूँ। और जहां तक तुम्हारे समझौते की बात है तो जैसा कि एक समझदार इंसान ने कहा है, मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ। 30 अरब। कैंट की आवाज़ पूरे हॉल में किसी आसमानी बिजली की तरह कड़की। भीड़ में मौजूद लोगों की सांसें गले में अटक गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। कैंट ने उन तीनों की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देते हुए पूछा, जैसा कि मैंने कहा, मैं ये खेल सारा दिन खेल सकता हूँ। क्या तुम तीनों की सूखी हुई हड्डियों में इतनी हिम्मत बची है कि मेरा मुकाबला कर सको? एंड्रू ने पागलों की तरह चीखते हुए नई बोली लगाई, 35 अरब। 45 अरब। कैंट ने बिना पलक झपकाए बड़े ही पहने और मर्दाना अंदाज में जवाब दिया। 50 अरब। अब एंड्रू पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगर वह अकेला होता तो शायद अब तक मैदान छोड़कर भाग चुका होता, पर अब उनके पीछे 3 बड़े कबीलों की ताकत, दौलत और इज्जत दांव पर थी। वे लोहार थे और यह खोपड़ी उनके लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं थी। वे इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे ताकि उसे आपस में बांट सकें। पर कैंट उन्हें इस खोपड़ी का एक रेशा तक छूने देने को तैयार नहीं था, क्योंकि कल रात इन लोगों ने उसकी और उसकी रानियों की हत्या की घिनौनी साजिश रची थी। कैंट ने एक गहरी, नशीली और डरावनी मुस्कान बिखेरी। उसने कहा, यह वाकई मजेदार है, पर मुझे और भी ज्यादा रोमांच और मजा चाहिए। 60 अरब। कैंट ने एक झटके में 10 अरब बढ़ा दिए। तीनों लोहारों के माथे पर मौत का पसीना चमकने लगा था, पर उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीदें जुटाई, 65 अरब। कैंट अब अपनी जगह पर पूरी ठसक के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वो ड्रैगन पूरी तरह जाग चुका था जिसे रोकना अब कायनात के बस में भी नहीं था। उसने अपने पीछे खड़ी अपनी रानियों की सुडौल कमर पर हाथ फेरा और फिर नीचे हॉल की तरफ मुखातिब होकर अपनी भारी और गूंजती आवाज में कहा, देखो, मुझे खेलना पसंद है, पर मैं सिर्फ हसीन और जवान औरतों के साथ खेलता हूँ। आप जैसे दाढ़ी वाले, बदबूदार और पुराने बूढ़े मर्दों के साथ खेलने का मेरा समय अब खत्म हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि कल तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे, क्योंकि कल मैं फिर आऊंगा और अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं शुरुआत ही वहीं से करूंगा जहां तुम्हारी रूह कांपकर बदन से बाहर निकल जाएगी। 100 अरब। कैंट ने वह आंकड़ा बोला जिसने पूरे नीलामी घर की नींव को हिलाकर रख दिया। अलीना, जो नीलामी कर रही थी, वह भी एक पल के लिए काम गई और उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। 100 अरब। लोगों को लगा कि शायद वे किसी भयानक सपने में हैं या उनके कान बज रहे हैं। नीलामी के मात्र दूसरे दिन ही कीमत 100 अरब तक पहुंच जाएगी। यह इस पूरे महाद्वीप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तीनों लोहारों के चेहरे ऐसे सफेद पड़ गए जैसे उनके शरीर का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। 100 अरब उनके बजट और कल्पना से कोसों दूर था। कल नीलामी का आखिरी दिन था जहां दुनिया को हिला देने वाले असली खजाने आने वाले थे। क्या वे आज ही अपनी सारी पुश्तैनी दौलत लुटा देना चाहते थे? अलीना ने मुस्कुराते हुए अपनी रानियों जैसी नजाकत से पूछा, वीआईपी रूम 13 के महान सज्जन ने 100 अरब की बोली लगाई है। क्या किसी और में दम है जो इसके ऊपर जा सके? पूरा हॉल किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश और वीरान था। तो मेटल स्किन स्टॉर्मलैंड की खोपड़ी 100 अरब स्पिरिट स्टोन्स में वीआईपी रूम 13 के नाम की जाती है। कैंट ने जीत हासिल कर ली थी, पर इस हार ने उन लोहारों को किसी घायल जानवर की तरह हिंसक बना दिया था। रॉकी ने अपनी नफरत से भरी आवाज में कैंट को खुली धमकी दी, लड़के, क्या तुझे अंदाजा भी है कि तूने अपनी मौत को दावत दी है? ये ऑक्शन हाउस तुझे सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर तक बचा सकता है, पर जब तू इस दहलीज के बाहर कदम रखेगा और काली रात का साया तुझ पर पड़ेगा, तब तेरा क्या होगा? कैंट जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी शिकारी की तरह पूरे हॉल में गूंज उठी। कल रात भी कुछ चूहे मेरा शिकार करने आए थे, पर जब आज सुबह का सूरज उगा तो मुझे उन मरे हुए चूहों की सड़ी हुई लाशों को कूड़ेदान में डालना पड़ा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अब और चूहे मत भेजना। अगर वाकई अपनी मौत को करीब से देखना है तो खुद मुझसे मिलने आना।
मैं वादा करता हूँ कि कल तुम यहाँ नई चीज़ों पर बोली लगाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी रूह भी यहाँ आने से डरेगी। उसने अपनी रानियों को अपने और करीब खींचा और उन लोहारों की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब कोई मर्द इतना हैंडसम हो और इतनी हसीन औरतों की हवस और प्यार से घिरा हो तो उसे डराने की कोशिश कभी मत करना। तुम्हें पता भी नहीं है कि उसने अपनी पैंट के अंदर, मेरा मतलब है अपने जादुई तरकश में, क्या क्या खतरनाक हथियार छिपा रखे हैं। इसलिए मेरी नेक सलाह मानो और घर जाकर रजाई में छिप जाओ। पीकाबू पीकाबू, आखिर ये मेटल सेंट रॉकी है कौन? ये सवाल किसी भी कल्टिवेटर के जहन में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। वह रूट ट्रांसेंडेंट के शिखर पर बैठा एक ऐसा योद्धा था जिसकी एक हुनकार से बड़े बड़े कबीले काम जाते थे। वह सिर्फ एक लोहार नहीं बल्कि एक सेंट लेवल का कलाकार था जिसके बनाए हथियार राजाओं की ढाल बनते थे और किरत किंगडम के सबसे ऊंचे गलियारों में उसका रसूख था। ये कहना रत्ती भर भी गलत नहीं होगा कि एक शक्तिशाली राजा भी रॉकी को नाराज करने से पहले 100 बार सोचता था। उसकी सत्ता, उसकी साख और उसका प्रभाव इस पूरे साम्राज्य में सर्वोच्च और अद्वितीय था। तो फिर एक मामूली से दिखने वाले रूट सेज ने उसे घर जाकर छिपने की सलाह देने की जरूरत कैसे की? और सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि सरेआम ये चेतावनी दे डाली कि अगर उसने दोबारा हमला करने की हिम्मत की तो अंजाम उसकी कल्पना से भी परे होगा। क्या कैंट ने अभी अभी पूरी दुनिया के सामने ये कबूल किया कि कल रात उस पर हमला हुआ था और उसने उन सभी हमलावरों को राख में मिला दिया? पूरे नीलामी घर में एक अजीब सी भारी खामोशी पसर गई थी। लोग फटी आंखों से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या ये लड़का मजाक कर रहा है? पर कैंट के चेहरे की वो बर्फीली गंभीरता और उसकी आंखों में जलती प्रतिशोध की आग ने सबको खामोश कर दिया। कैंट ने महज मजाक नहीं किया था, उसने उस शख्स की गर्दन पर तलवार रख दी थी जिस पर उसने अपनी और अपनी रानियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। ये कदम या तो सरासर पागलपन था या फिर अटूट आत्मविश्वास, पर जो भी था वह बेहद खौफनाक था। रॉकी ने अपने दांत पीसते हुए अपनी गूंजती और भारी आवाज में पूछा, क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? क्या तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? उसकी आवाज में वो विषैला गुस्सा था जो किसी भी कमजोर इंसान के कलेजे को चीर कर रख सकता था। कैंट ने अपनी एक भौं ऊपर उठाए और बड़े ही तिरस्कार और बेखौफ अंदाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और सच कहूं तो मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। और हाँ, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। पूरे हॉल में मौजूद लोगों की सांसें जैसे हलक में अटक गई थीं। कैंट ने अपनी आवाज को और भी पहना, सर्द और कातिलाना बनाते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हें धमकी नहीं देनी होती तो मैं ये सारी बातें कहता ही क्यों? मुझे अच्छी तरह पता है कि कल रात मेरे और मेरी रानियों के खून के प्यासे उन भेड़ियों के पीछे तुम्हारा ही गंदा हाथ था। अगर मैं उन लाशों की प्रदर्शनी यहाँ लगा दूं तो तुम देखोगे कि उनमें से कई अभागे चूहे तुम्हारे ही पालतू गुलाम थे। कैंट ने अपनी नजरों को और गहरा करते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। तुम अपनी ताकत की शेखी बघार सकते हो, तुम कह सकते हो कि तुम मुझे मटियामिट कर दोगे, पर याद रखना मुझ में वो कुव्वत है कि मैं तुम्हारी हस्ती को महज 1 मिनट के भीतर मिटा सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो कल की तरह एक बार फिर मेरी रूह सोल पर हमला करने की कोशिश करो। बस एक बार अपनी किस्मत आजमा कर देखो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे टकराना तुम्हारी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी भूल साबित होगी। कैंट के बगल में बैठी एल्सा के होंठों पर एक नशीली मुस्कान खेल रही थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि काश वो बूढ़ा लोहार अभी कैंट पर हमला कर दे। यह उसके लिए अपनी रूहानी शक्तियों और अपनी छिपी हुई कातिलाना कला का जलवा दिखाने का सबसे बेहतरीन मौका होता। कैंट का गुस्सा अब उसकी रगों में बिजली बनकर दौड़ रहा था और उसके शरीर से वो भरी आभा और रिसने लगी थी। पर उसने खुद को काबू में रखा और विक्सरा से मिली नफरत और प्रतिशोध की उस काली ऊर्जा को उजागर नहीं किया जो पूरे हॉल को शमशान में बदल सकती थी। कैंट ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा ही था। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, पर जब मैदान में उतरने का वक्त आता है तो तुम गीदड़ बन जाते हो। यह उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जिन्होंने कल रात मुझ पर और मेरी रानियों पर 25 ग्रेट सेगेस और 7 ट्रांसेंडेंस भेजे थे। वे सब अब नरक के रास्ते पर हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना बंद करो। उसने अपनी आवाज़ को और भी जहरीला और खौफनाक बनाते हुए कहा, अगर अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है तो दोबारा कोशिश करो, पर इस बार मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, किसी और को भेजने के बजाय खुद चलकर आना। तुम जैसे कचरे का इस दुनिया में होना ही हम जैसों के लिए एक तौहीन है। अगर हिम्मत है तो फिर से आजमा कर देख लो कि तुम सफल होते हो या नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम में से कोई भी मुझे मारने की औकात नहीं रखता। इसलिए इसे मेरी पहली और आखिरी चेतावनी समझना, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें अपनी मौत का मातम मनाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। कैंट के इन शब्दों ने पूरे हॉल के वातावरण को बर्फीला बना दिया था। हर किसी की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ रही थी। कैंट का वह दुस्साहस और उसका वो अल्फा तेवर यह साफ बता रहा था कि यह लड़का कोई मामूली कल्टिवेटर नहीं बल्कि साक्षात काल है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। कैंट के भीतर गया की आवाज गूंजी, मास्टर, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुम वाकई एक असली ड्रैगन की तरह बोले हो। कैंट ने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि काश गया उसे तारीफ के बजाय कोई नया जादुई तोहफा दे देती तो शायद यह माहौल और भी रंगीन हो जाता। तभी मंच पर खड़ी एलिना ने गला साफ किया। वह इन दोनों के बीच चल रही इस खूनी बहस को सुन रही थी। उसने अपनी अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, यह अभी भी एक नीलामी घर है। जैसा कि कल भी कहा गया था, अगर आपके पास बोली जीतने के लिए दौलत नहीं है तो हिंसा का सहारा मत लीजिए। आप दोनों ने इस पावन नियम का उल्लंघन किया है और सजा के तौर पर आप दोनों को कल की आखिरी और सबसे बड़ी बोली में हिस्सा लेने से निलंबित बैन किया जाता है। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग कैंट को बैन होते देख दुखी थे क्योंकि कैंट के बिना कल की नीलामी बेजान होने वाली थी। पर तभी वीआईपी रूम से एक भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस आवाज ने कहा, मेरी लेडी, यह इनका पहला अपराध है, क्यों न इसे महज एक गलती समझकर टाल दिया जाए। इसे किंगडम प्रोटेक्टर का एक एहसान समझकर इन दोनों को माफ कर दिया जाए। किंगडम प्रोटेक्टर, ये शब्द सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अलीना के पीछे एक नकाबपोश और बला की खूबसूरत महिला प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि इस पूरे नीलामी साम्राज्य की असली मालकिन ऑक्शन मास्टर थी। उसने अपनी रेशमी और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, आमतौर पर मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए बैन कर देती, पर एक किंगडम प्रोटेक्टर की गुजारिश को मैं टाल नहीं सकती। रॉकी, अपनी हद में रहो। और कैंट ने उस सुंदरी की ओर देखा और अपनी चिरपरिचित कामुक मुस्कान के साथ कहा, मेरी माँ कहती थी कि जब कोई खूबसूरत फरिश्ता बात करे तो उसे दिल से लगा लेना चाहिए। अब चूंकि आपने कहा है तो मैं आपकी बात भला कैसे टाल सकता हूँ। उस मालकिन ने अपनी गरिमा बनाए रखी और कल के लिए एक महाघोषणा की। उसने बताया कि कल नीलामी का आखिरी दिन होगा जहां 75 बेशकीमती चीजें होंगी। उनमें 60 लेजेंडरी ग्रेड के खजाने होंगे, 5 हेवन ग्रेड आइटम और 2 मिस्टिकल ग्रेड के रहस्यमय आइटम। और सबसे आखिर में एक ऐसी चीज होगी जिसके बारे में खुद वह मालकिन भी नहीं जानती।
वह एक गुमनाम विक्रेता का आखिरी तोहफा होगा। कैंट ने अपनी रानियों की ओर देखा और मुस्कुराया। कल का दिन सिर्फ नीलामी का नहीं बल्कि उसकी ताकत के चरम प्रदर्शन का होने वाला था। देखते हैं कल कौन सी नई बला मेरा इंतजार कर रही है, कैंट ने मन ही मन सोचा और नीलामी घर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। नीलामी का दूसरा दिन किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह खत्म हुआ। जैसे ही नीलामी मास्टर ऑक्शन मास्टर ने अगले दिन के महासंग्राम और आने वाले दुर्लभ खजानों की घोषणा खत्म की, उन तीनों मेटल सैंड्स ने नीलामी घर से इस तरह रुखसत ली जैसे उनके पीछे कोई काल पड़ा हो। उनके चेहरे अपमान की आग में झुलस रहे थे। हॉल में मौजूद बाकी लोग भी धीरे धीरे निकलने लगे। जिनके हाथ कुछ नहीं लगा था वे मायूस होकर लौट रहे थे और जिन्होंने अपनी पसंदीदा चीज़ों पर बोलियां जीती थी वे उन्हें हासिल करने के लिए काउंटर की ओर बढ़ने लगे। कैंट, जो अपनी पैनी नजरों से हर छोटी हलचल को भांप रहा था, उसने कुछ ऐसा ताड़ लिया जिसने उसे सोच में डाल दिया। जब वह तथाकथित किंगडम प्रोटेक्टर वहां से विदा हुई तो वीआईपी रूम नंबर 4 से एक और शक्तिशाली मौजूदगी उसी क्षण उजल हो गई। कैंट ने गौर किया था कि नीलामी मास्टर मंच पर प्रकट होने से ठीक पहले उसी वीआईपी रूम में गई थी। इसका सीधा और चौंकाने वाला मतलब यह था कि वह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था। खुद असेंशन स्टेज के शिखर पर बैठी नीलामी मास्टर अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से उसकी खरीद देने जाए तो समझ लो कि इस साल की नीलामी में छिपे हुए ड्रैगन और बैठे हुए शेर भी शामिल हैं। कैंट मुस्कुराया। उसे शिकार और शिकारी के इस खेल में मजा आ रहा था। कैंट, क्या तुम्हें लगता है कि वे फिर से हमला करेंगे? यूनिटी ने कैंट की मजबूत बांह थामते हुए धीमी और चिंता भरी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में कल रात के हमले का खौफ अभी भी कहीं छिपा था। कैंट ने उसे अपने और करीब खींचते हुए एक आश्वस्त मुस्कान दी। मैं नहीं जानता, पर तुम लड़कियों को रत्ती भर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम वापस पहुंचेंगे तुम सब टावर के सुरक्षित और जादुई साए में चली जाओगी। वहां आराम करो, वक्त बिताओ और अपनी शक्तियों को निखारो। अगर बाहर कुछ भी गड़बड़ हुई या किसी ने हिमाकत की तो मैं तुम्हें तुरंत खबर दूंगा। कैंट का आत्मविश्वास देख लड़कियों ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। वे सब अपना जीता हुआ सामान, वह प्राचीन टूटा हुआ भला और स्टॉर्मलान की वह खौफनाक बिजली से कड़कती खोपड़ी लेकर वहां से निकल पड़े। उधर नीलामी घर से लगभग 5 मील दूर एक गगनचुंबी और एकांत टावर की चोटी पर वह नकाबपोश महिला खड़ी थी जिसे दुनिया लेडी लानी या नीलामी मास्टर के नाम से पूछती थी। उसकी नजरें दूर क्षितिज पर कैंट के काफिले को देख रही थीं और उसके होठों से एक ठंडी आह निकली। तभी उसके पीछे एक और गहरे काले नकाब वाली महिला और एक युवा लड़की प्रकट हुई जिसका आधा चेहरा हुड से ढका था। उनकी मौजूदगी इतनी शांत थी कि हवा भी नहीं हिली। लानी ने तुरंत झुककर पूरी इज्जत के साथ प्रणाम किया। गुरु माँ, आप यहाँ हैं, उसने अपने नकाब के पीछे छिपी एक सम्मानजनक मुस्कान के साथ कहा। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है लानी, तुम अब एक स्थापित कल्टिवेटर और इस पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी व्यवसाय हो। खुद को थोड़ा सम्मान देना सीखो, उस गहरे नकाब वाली महिला ने कहा। उसकी आवाज में हजारों सालों का अनुभव और एक अटूट अधिकार था। नहीं गुरु माँ, आप एथिया किंगडम की किंगडम प्रोटेक्टर हैं। आपके स्तर के व्यक्ति को मेरा पूरा जीवन और सम्मान मिलना ही चाहिए। आखिर आप ही तो थी जिन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरा कोई नहीं था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी शिक्षा की वजह से हूँ। लानी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। लानी ही वह ताक थी जिसने सिल्वर लीफ नीलामी घर खड़ा किया था और जो जेफिर मर्चेंट फैमिली की मुख्य रीढ़ थी। दुनिया के लिए वह महज एक नीलामी मास्टर थी, पर उसकी असली पहचान इतनी खतरनाक और रहस्यमय थी कि कोई सपने में भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी और सिरफिरे हो गए हैं, किंगडम प्रोटेक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपनी छोटी शिष्या की ओर देखा जो पत्थर की मूरत जैसी खड़ी थी। अपनी छोटी बहन यामी को ही देखो, वह रैंटी इन शैडो सेंट बनने की दहलीज पर है, लेकिन वह तब तक इंतजार करना चाहती है जब तक कि वह इस किंगडम के हर एक जीनियस योद्धा को धूल न चटा दे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम युवाओं के दिमाग में क्या चलता है। किंगडम प्रोटेक्टर किसी प्राचीन देवी की तरह बात कर रही थी, जबकि उसका बाहरी रूप महज 22 साल की किसी बेमिसाल अप्सरा जैसा था। असल में वह 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और इस दुनिया के शिखर पर बैठी सबसे खूंखार और बेरहम हत्यारिन असैसिन थी। राजा, लानी और यामी के अलावा पूरे किंगडम में कोई नहीं जानता था कि यही रहस्यमयी औरत एथिया किंगडम की असली ढाल है। यामी, तुम्हें गुरु माँ की बात सुननी चाहिए। तीसरी रैंक में पहुंचने के बाद तुम्हारी शैडो शक्तियां एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएंगी, लानी ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन को समझाया। यामी की आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक लक्ष्य था। मैं जरूर आगे बढ़ूंगी बड़ी बहन, पर पहले मैं सेक्ट कॉम्पिटिशन में अपनी धाक जमाना चाहती हूँ। अभी मेरी ताकत एक स्वॉर्ड सेंट के बराबर है जिसके पास लेवल 2 की प्रोफाउंड चीक है। इसका मतलब है कि मैं उन सभी महान तलवारबाजों और भाला चलाने वालों के बराबर हूँ जो इस प्रतियोगिता में आएंगे। अगर मैंने उस मंच को जीत लिया तो मेरा ब्रेकर थ्रू और भी विनाशकारी होगा। किंगडम प्रोटेक्टर ने एक सर्द सांस ली। बस जान लो कि स्वॉर्ड गेट में एक असली दानव पैदा हो चुका है। तुमने सुना ही होगा कि वह एक साथ दर्जनों ट्रांसेंडेंट योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काटने से नहीं डरता। वह लड़का मामूली नहीं है। यामी, अगर तुम बाद में अपनी हार पर रोना नहीं चाहती तो अपनी ट्रेनिंग को और कड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा सामना एक ऐसे शख्स से होने वाला है जिसे तुम रत्ती भर भी कम नहीं आंक सकती। गुरु माँ, क्या आपको सच में लगता है कि वह कैंट हमारी यामी को हरा सकता है? लानी ने उत्सुकता से पूछा। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वह लड़का जिसने अभी अभी तुम्हें अरबों स्पिरिट स्टोन से मालामाल कर दिया है, उसे कमांगना मौत को बुलावा देना है। उसे देखने मात्र से एक अजीब सी रूहानी शक्ति का एहसास होता है। यामी एक ट्रांसेंडेंट को पलक झपकते मार सकती है, लेकिन कैंट, वह खतरनाक है। जिस तरह से वह अपनी दौलत को पानी की तरह बहाता है, वह साफ बताता है कि उसके पास असीमित और रहस्यमय संसाधन है। लानी ने थोड़ा शर्माते हुए और मजाक के लहजे में पूछा, तो गुरु माँ, क्या मुझे उसके करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए? शायद मैं उसके राज जान सकूं। किंगडम प्रोटेक्टर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू और खिंचाव था। अगर तुम अंततः अपनी कुंवारी इज्जत वर्जिनिटी उसे सौंपने के लिए तैयार हो तो क्यों नहीं उसके पास जाओ। लानी का चेहरा नकाब के पीछे लाल हो गया। गुरु माँ, आप भी क्या कह रही हैं? ये सिर्फ जान पहचान बढ़ाने की बात है, उसमें मेरी पवित्रता खोने की बात कहाँ से आ गई? किंगडम प्रोटेक्टर हंसती रही और ओझल होने से पहले बोली, तुम अब काफी जवान और समझदार हो चुकी हो, क्यों ना खुद ही अपनी किस्मत आजमा लो। वैसे भी अगर वह अपने जहरीले और कामुक दांत तुम पर गड़ा दे तो मैं उसका बदला लेने नहीं आऊंगी। अपना ख्याल रखना। इसी के साथ वह और यामी हवा के एक झोंके के साथ विलीन हो गई, लानी को गहरी उलझन और धकधकाते दिल के साथ वहीं छोड़कर। गुरु माँ कभी कभी बहुत ज्यादा मजाक करती हैं। एक मामूली सा रूट सेज मेरी पवित्रता कैसे छीन सकता है? लानी ने बड़बड़ाते हुए कहा, पर उसकी नजरें अभी भी दूर जाते कैंट के रथ पर टिकी थीं। कुछ देर बाद वह भी वहां से गायब हो गई, अलीना को इनाम देने के लिए जिसने आज अद्भुत काम किया था। कैंट का राज अब एथिया किंगडम के सबसे ऊंचे स्तरों तक पहुंच चुका था।
नीलामी घर की वो खूनी और तनाव भरी जंग खत्म होने के बाद कैंट और उसकी रानियां जब होटल वापस लौटी तो माहौल अभी भी शांत नहीं हुआ था। अंकल ड्रू ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले ही एक नया और आलीशान स्वीट बुक कर लिया था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, गेटमास्टर मारा के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसने कैंट की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, कैंट, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बेहद निजी और जरूरी बात करनी है। कैंट ने उसकी आंखों में छिपी जिज्ञासा और हल्की सी घबराहट को तुरंत भांप लिया। उसके होंठों पर वही चिरपरिचित शरारती मुस्कान खेल रही थी। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और सेलिन की ओर देखकर इशारा किया। सेलिन जान, तुम बाकी लड़कियों को लेकर यिनपूल में जाओ। वहाँ के गुलाबी और जादुई पानी में आराम करो, अपनी थकान मिटाओ। मैं कुछ देर में आता हूँ ताकि हम सब साथ में वह वक्त बिता सके जिसका मैंने वादा किया था। सेलिन और बाकी सुंदरियों ने कैंट को एक कातिलाना मुस्कान दी और पलक झपकते ही टावर के भीतर ओझल हो गईं। अब उस बड़े से कमरे में सिर्फ कैंट और मारा थे। चारों ओर सन्नाटा था सिवाय उनकी धड़कनों के। कैंट आराम से एक मखमली सोफे पर टिक गया और अपनी पैनी नजरें मारा के सुडौल और कसी हुई देह पर टिका दी। हाँ कहो मारा, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम सबके सामने नहीं कह सकी? मैं सुन रहा हूँ। मारा ने एक गहरी सांस ली और कैंट के और करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और मुझे उसका एक सच्चा और ठोस जवाब चाहिए। देखो, अगर तुम असहज महसूस करो तो जवाब मत देना, पर मेरी जिज्ञासा को शांत करना शायद तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। कैंट ने बस हल्का सा सिर हिलाया। मारा ने कैंट की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम एक दानव डेमन हो? ये सवाल सुनते ही कैंट को लगा जैसे उसने अपनी जुबान लगभग काट ली हो। उसे लगा था कि मारा शायद उसकी दौलत या ताकत के बारे में पूछेगी, पर वह उसे दानव समझेगी यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कैंट ने अपनी हंसी रोकी और बड़े ही ठंडे लहजे में पूछा, दिलचस्प सवाल है, पर अगर मैं पूछ सकूं तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उस घृणित नस्ल का हिस्सा हूं? मारा ने अपने हाथ बांधते हुए तर्क देना शुरू किया, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, पर तुम्हारी कल्टीवेशन की रफ्तार इंसानी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम डुअल कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हो, और जहां तक मेरा ज्ञान है ये कला सिर्फ दानवों के पास ही होती है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो महज रूट ग्रैंड मास्टर के शिखर पर थे और उसे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। तुम इतनी जल्दी रूट सेज कैसे बन गए? कोई भी इंसानी जीनियस इतना तेज नहीं हो सकता, और तुम्हारी ये रानियां, वे भी किसी रॉकेट की रफ्तार से शक्तिशाली हो रही हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, तुम उनके साथ बिस्तर पर उस निश्चित कला का इस्तेमाल करते हो जिससे तुम दोनों की ताकत बढ़ती है। कैंट ने एक गहरी और नशीली मुस्कान बिखेरी। वह सोफे से उठा और धीरे धीरे मारा के करीब बढ़ाया। मारा पीछे हटना चाहती थी, पर कैंट के व्यक्तित्व का चुंबकीय आकर्षण उसे वहीं बांधे हुए था। कैंट ने बिजली की फुर्ती से मारा की पतली और लचकदार कमर को अपने मजबूत हाथों में भर लिया। उसने उसे अपने शरीर के इतने करीब खींच लिया कि मारा के शरीर के उभार कैंट के मजबूत सीने से दबने लगे। तुम वाकई बहुत तेज दिमाग वाली लड़की हो मारा, पर तुम एक जगह गलत हो। मैं दानव नहीं हूँ, और सच कहूँ तो मैं पूरी तरह इंसान भी नहीं हूँ। मेरी असली नस्ल क्या है इसका अंदाजा तुम खुद लगाओ। यहाँ तक कि मेरी रानियों को भी पूरा सच नहीं पता, सिवाय सेलिन के। पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं दानव तो बिल्कुल नहीं हूँ। मारा का दिल किसी तेज रफ्तार पंप की तरह धड़कने लगा। कैंट की मर्दाना खुशबू और उसका गर्म स्पर्श मारा के होश उड़ा रहा था। कैंट ने अपना हाथ धीरे से मारा के भारी और गोल कूल्हों बट की ओर बढ़ाया और उन्हें कपड़ों के ऊपर से ही सहलाना शुरू किया। मारा का पूरा शरीर कैंट के स्पर्श से सहर उठा। उसके पैर जैसे बेजान होने लगे। तुम्हारी बहन ने बताया था कि तलवार थामने से पहले तुम एक बहुत ही हसीन डांसर थी। क्या तुम मेरे लिए अपनी वो मखमली कमर लचकाकर कुछ मूव्स दिखाओगी? मुझे नृत्य बहुत पसंद है, कैंट ने उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए पूछा। वह बहुत पहले की बात थी। जब से मैंने तलवार पकड़ी मैंने वह सब छोड़ दिया है, मारा ने हकलाते हुए कहा, पर उसका शरीर कैंट की बाहों में पिघलता जा रहा था। कैंट ने अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए कहा, तो तुम्हें फिर से प्रैक्टिस शुरू करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी बहन चाहती है कि तुम फिर से अपनी उस पुरानी आज़ाद जिंदगी में लौट आओ। और मैं भी यही चाहता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मारा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर पूछा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने डुअल कल्टीवेशन कैसे सीखा। कैंट ने उसके अंगों को एक बार फिर मजबूती से दबाया, जिससे मारा के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। मैंने इसे कहीं से सीखा नहीं है मारा, यह मेरे खून में है, मेरी फितरत में है। और जहां तक मेरी रानियों की तरक्की का सवाल है तो जान लो कि मेरा बीज सीड बहुत शक्तिशाली है। भले ही उनके पास वह कला न हो, पर मेरे पास है। जब मैं उनके साथ संभोग करता हूं तो मेरी ऊर्जा उनके भीतर प्रवाहित होती है और हम दोनों मजबूत हो जाते हैं। तुम जल्द ही खुद इसका अनुभव करोगी। कैंट ने आखिरी बार उसके अंगों को एक मजबूत और कामुक मसाज दिया और फिर उसे अचानक छोड़ दिया। तुम्हारा शरीर अभी बहुत सख्त और तनाव में है मारा। जाओ, लड़कियों के साथ यिन पूल में थोड़ा हल्का हो जाओ। जब मैं अपना कुछ जरूरी काम निपटा कराऊंगा तब मैं तुम्हें एक खास मसाज दूंगा जिससे तुम्हारी सारी अकड़न और हिचकिचाहट निकल जाएगी। यकीन मानो, तुम मुझे अपने भीतर चाहोगी और गिड़गिड़ाओगी, शायद तुम्हारे सपनों में। मारा ने कैंट को चिढ़ाते हुए कहा, पर उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि कैंट के स्पर्श ने उसके भीतर दबी आग को सुलगा दिया है। कैंट ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और मारा सीधे टावर के भीतर टेलीपोर्ट हो गई। कैंट के दिमाग में गया कि आवाज़ गूंजी, ये बिल्ली जितनी समझदार है उतनी ही नखरेबाज भी। जल्द ही यह आपके सामने एक पालतू पिल्ले की तरह वफादार होगी। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली गया। कैंट मुस्कुराया और लीजन टावर की ओर बढ़ गया। जैसे ही मारा टावर के लव गार्डन में प्रकट हुई, उसका सामना मुस्कुराती हुई सेलिन से हुआ। सेलिन ने उसकी बदहवास हालत और लाल चेहरे को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी, तो उस ड्रैगन ने आखिरकार तुम्हें अपनी चपेट में ले ही लिया। घबराओ मत मारा, बस खुद को उसे सौंप दो, तुम्हें वो मजा और ताकत मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सेलिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस गुलाबी पानी की ओर ले गई जहां कैंट की बाकी रानियां पूरी तरह नग्न होकर उसका इंतजार कर रही थीं। मारा के साथ उस कामुक और रहस्यमयी मुलाकात के बाद कैंट का ध्यान अब अपनी शक्तियों को एक नए मुकाम पर ले जाने की ओर था। वह सीधे लीजन टावर के भीतर प्रकट हुआ। कैंट के कदम बिना रुके सीधे नेक्रोस्मिथ फौज की ओर बढ़े। वह अपनी पहली अनडेड सेना अनडेड लीजन का निर्माण शुरू करने के लिए बेताब था। यह उसके लिए महज एक प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों की नींव थी। जैसे ही कैंट फौज के मुख्य कक्ष में दाखिल हुआ, उसके सामने एक विशाल और प्राचीन कंट्रोल पैनल चमक रहा था। कैंट ने अपनी हथेली उस पैनल पर रखी और तुरंत ही वह जादुई रोशनी से जगमगा उठा। एक सुरीली लेकिन यांत्रिक आवाज गूंजी जो काफी हद तक अकीरा से मिलती जुलती थी। ये स्वाभाविक था, क्योंकि क्रिएटर नेक्रोमेंसी क्लास का निर्माण अकीरा नहीं किया था, इसलिए फौज का नियंत्रण भी उसी की आवाज के अधीन था। नेक्रोस्मिथ फौज में आपका स्वागत है। क्या आप एक अनडेड बनाना चाहते हैं?
हाँ, कैंट ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसे गया और अकीरा की आवाज़ें सुनने की आदत हो चुकी थी, इसलिए वह रत्ती भर भी हैरान नहीं था। क्या आप स्वचालित निर्माण ऑटोमेटिक क्रिएशन चाहते हैं या कस्टम निर्माण कस्टम क्रिएशन? कस्टम, कैंट ने बिना देर किए उत्तर दिया। नेक्रोफोज की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यह कैंट को अपने अंडे योद्धाओं को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की आज़ादी देता था। वह उन्हें नाम, जेंडर, निकनेम, व्यक्तित्व और यहाँ तक कि उनकी जॉब क्लास भी खुद चुनकर दे सकता था। कैंट अपने इस पहले निर्माण को महज एक ट्रायल रन नहीं बनाना चाहता था, वह चाहता था कि वह एक ऐसा शक्तिशाली अधीनस्थ योद्धा बने जो उसकी सेना का सेनापति कहला सके। अपनी रचना का नाम चुने। काइजो काइजो, मैं चाहता हूं कि उसका नाम काइजो हो और उसे एक ऐसा निकनेम दिया जाए जो उसके व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता हो, कैंट ने आदेश दिया। अपनी रचना का व्यक्तित्व पर्सनालिटी निर्धारित करें। कैंट ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, ये थोड़ा कठिन है, पर मैं चाहता हूं कि काइजो के भीतर ये गुण हो। वह सद लेकिन सम्मानजनक, कोल्ड बट ऑनरेबल हो, रक्षात्मक प्रोटेक्टिव हो, युद्ध के मैदान में निर्दयी रिलेंटलेस हो, अपने उद्देश्य के प्रति वफादार, लॉयल, उग्र और दबदबा रखने वाला, फियर्स एंड डोमिनेंट और कभी न झुकने वाला, अनयील्डिंग हो। अपनी रचना की जॉब क्लास चुनें। नोट, निर्माण के अंत में क्लास बदल सकती है, लेकिन मूल गुण वही रहेंगे। ब्रूट फाइटर, कैंट ने कहा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वह विशाल भट्टी कॉल्ड्रन जो अब तक शांत थी, अचानक हिलने लगी और उसे एक भारी गूंज निकलने लगी। रचना के लिए सामग्री मटेरियल्स डालें। भट्टी का ढक्कन धीरे से खुला। कैंट को यह प्रक्रिया थोड़ी बचकानी लगी, पर वह जानता था कि गया और अकीरा भले ही करोड़ों साल पुरानी हो, लेकिन कैंट के लिए वे अभी भी मासूम बच्चों जैसी थीं। उसने अपने बाईं ओर देखा, जहां उन सभी योद्धाओं की लाशें जमी हुई अवस्था में रखी थी जिन्हें उसने हाल ही में मार गिराया था। कैंट सोच ही रहा था कि क्या उसे इन लाशों को अपने हाथों से उठाना होगा, तभी एक लाश हवा में तैरती हुई खुद ब खुद भट्टी में जा गिरी। तो यह मेरी सोच थॉट्स से काम करता है, कैंट ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और 3 ट्रांसेंडेंट स्तर के शरीर और 10 महान ऋषियों ग्रेट सेजेस की लाशों को भट्टी के भीतर भेज दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह विशाल स्टॉर्मलैंड की खोपड़ी प्रकट हुई। उसके चारों ओर अभी भी बिजली कड़क रही थी। कैंट ने उसे भट्टी में फेंक दिया और फिर चुटकी बजाते ही 100 अरब स्पिरिट स्टोन्स को कचरे की तरह भट्टी में डाल दिया। मुझे कल की नीलामी से पहले अपनी दौलत को कई गुना बढ़ाना होगा, उसने खुद से कहा और फिर नीलामी से खरीदा हुआ व टूटा हुआ प्राचीन भाला भी भट्टी में डाल दिया। कुछ अन्य दुर्लभ सामग्रियां जोड़ने के बाद उसने घोषणा की, बस इतना ही। प्रथम अंडेर का निर्माण शुरू हो गया है। अनुमानित समय 18 घंटे। हाँ, लगता है मुझे काफी इंतजार करना होगा। कैंट ने एक लंबी आह भरी और सीधे टावर शॉप की ओर बढ़ गया। उसने अकीरा को बुलाया, जो तुरंत उसके सामने प्रकट हुई। अकीरा, मुझे बताओ कि क्या ये फोर्ज टावर के समय टावर टाइम के हिसाब से काम करता है? कैंट ने पूछा। अकीरा ने मासूमियत से अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराए। बस, बहुत बढ़िया, अब मुझे बाहर की दुनिया के 18 घंटे इंतजार करना होगा। कैंट ने फिर से आह भरी। मास्टर, सकारात्मक पक्ष देखें, कल की नीलामी में आपको इतना मजा आएगा कि समय का पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता, परिणाम आपको हैरान कर दे। अकीरा ने अपने मास्टर को बहलाने की कोशिश की। इस गलती के लिए मैं तुम्हें बाद में सजा दूंगा, कैंट ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अकीरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह अपनी क्लास अपग्रेड होने पर इसे ठीक कर देगी। कैंट ने मुस्कुराते हुए एक समझौता पेश किया, तो फिर ऐसा करो, मेरी हर एक रानी की एक स्किल चुनो और उन्हें इतना शक्तिशाली बना दो कि वे दुनिया हिला दें। अकीरा इस सजा से खुश थी। बातों बातों में कैंट ने उसकी तीसरी बहन डोरी के बारे में पूछा। अकीरा ने बताया कि डोरी एक अजीब जीनियस है जो हमेशा पागलों जैसी थ्योरीज बनाने में लगी रहती है। कैंट ने वादा किया कि वह जल्द ही डोरी को भी आज़ाद करा लेगा। अंत में कैंट ने टावर शॉप से स्पिरिट स्टोन रोलर मल्टीप्लायर बिंगो कार्ड के 2 सेट खरीदे और एक नया मैनुअल अकीरा को थमाया। इसे गया को दे दो, यह एक और पाथ है जिस पर उसे काम करना है। अकीरा वह मैनुअल लेकर टावर के कोर्ट में पहुंची, जहां गया अपनी पेंसिल कान के पीछे फंसाए किसी वास्तुकार की तरह नक्शे बना रही थी। जैसे ही उसे पाथ ऑफ सोल्स एंड स्पिरिट्स मिला, जो ब्रह्मांड ने एल्सा को उपहार में दिया था, गया की आंखें चमक उठी। अकीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई बुनाई शुरू कर दी। स्टोर से अपनी जरूरत का सारा जादुई सामान और कार्ड समेटने के बाद कैंट ने अपनी आंखें मूंदी और अगले ही पल वह हरेम टावर के जादुई और सुगंधित लव गार्डन में प्रकट हुआ। वहां की हवा में कामुकता और गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। कैंट के होंठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई जब उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसकी रानियां कहाँ हैं। तो सबकी सब पूल के भीतर मजे कर रही हैं। हम कैंट ने मन ही मन सोचा और तुरंत अलीना से संपर्क किया, जो उस समय गुलाबी पानी की लहरों के बीच अपनी थकान मिटा रही थी। अलीना जान, आज नीलामी में तुमने जिस तरह से मेरा साथ दिया और उन घमंडी लोहारों के छक्के छुड़ाए, उसके लिए मैंने तुम्हें एक इनाम देने का वादा किया था। क्यों ना हम कमरे के भीतर मिलें? तुम्हारा रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है। पूल के भीतर, जहां कैंट की सभी रानियां पूरी तरह निर्वस्त्र होकर पानी में डूबी हुई थी, अलीना के चेहरे पर एक नशीली और विजयी मुस्कान दौड़ गई। वह धीरे से गुलाबी पानी से बाहर निकली। जैसे जैसे वह ऊपर आ रही थी, उसके सुडौल बदन से टपकती पानी की बूंदें और उसकी रेशमी त्वचा की चमक ने बाकी लड़कियों को जलन और हसरत से भर दिया। अलीना का शरीर किसी अप्सरा जैसा था और जिस इनाम की ओर वह बढ़ रही थी, वह वहां मौजूद हर लड़की की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अलीना, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? यूनिटी ने शरारत और थोड़े संदेह से पूछा। कहीं नहीं जान, अलीना ने बड़ी मासूमियत और लचक के साथ जवाब दिया। लेकिन तलवार की देवी सेलिन सब समझ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए गेट मास्टर्स और वेल की ओर देखा, जो कैंट के आने की आशंका से अपने हाथ सीने पर रखकर खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। वह यहाँ है ना? सेलिन ने ताड़ लिया। अलीना ने हंसते हुए कहा, वह बस मुझे नीलामी में किए गए मेरे बेहतरीन काम का रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और अगले ही पल कैंट द्वारा दी गई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर अलीना वहां से सीधे कमरे में टेलीपोर्ट हो गई। पूल के भीतर माहौल थोड़ा गर्म हो गया। एल्सा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, विश्वास नहीं होता, सिर्फ एक नीलामी होस्ट बनने का इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। शायद मुझे भी किसी ऑक्शन हाउस में काम करना चाहिए। सेलिन ने अपनी छोटी बहन की जलन को भांप लिया और उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, हमारा नंबर भी आएगा। फिलहाल यह उसका हक है। सेलिन ने उन 3 नई लड़कियों मारा, कैमिला और वेल की ओर देखा, जो अब थोड़ी शांत हो गई थी क्योंकि कैंट उनके करीब नहीं था। तुम लड़कियों को तनाव छोड़ देना चाहिए। कैंट बिना इजाजत यहाँ नहीं आएगा। पर मेरी मानो तो अब ये कठोर बनने का नाटक छोड़ दो। कैंट जैसा मर्द मिलना तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। मैं भी कुछ महीने पहले मर्दों से नफरत करती थी, पर आज देखो मैं अपनी जिंदगी से कितनी खुश हूँ, और यह सब कैंट के प्यार की बदौलत है। क्या तुम लड़कियों का ब्रेन वॉश हो गया है? सेंटिस वेल ने अपनी तलवार जैसी तीखी नजरों से पूछा। उस छोकरे में मुझे सिर्फ मुसीबत दिखती है। तुम उसे अपनी जिंदगी का हमसफर कैसे बना सकती हो? सेलिन ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब वह तुम्हें क्लेम करेगा तब तुम्हें असलियत समझ आएगी।
तब तक ये हार्ड टू गेट वाला खेल जारी रखो। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। वेल और सेलिन के बीच पुरानी रंजिश थी और वे पहले भी कई बार आपस में भिड़ चुकी थी। सेलिन ने धमकी देते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें यहीं धूल चटा सकती हूँ वेल। कैन की वजह से मैं 1 महीने पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे उकसाओ मत। वेल, मारा और कैमिला तीनों ने गौर किया कि सेलिन के चारों ओर की आभा और पूरी तरह बदल चुकी थी। आखिर कैंट ने उसे ऐसा क्या दिया था? एल्सा ने बात खत्म करते हुए एक बेशर्मी भरा मशवरा दिया, चाहे तुम मानो या न मानो, कैंट से अपना रिश्ता कभी मत तोड़ना। तुम सबको उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए नफरत छोड़ो और बस उसके मर्दाना औजार के बारे में सोचो जो जल्द ही तुम्हारे भीतर होगा। ये सुनकर तीनों नई लड़कियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। यूनिटी ने खिलखिलाकर कहा, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, वह बहुत बड़ा और परफेक्ट है, तुम्हें मजा आएगा। उधर कमरे के भीतर अलीना ने कैंट को पूरी तरह नग्न कर दिया था और वह किसी भूखी शेरनी की तरह उसके शरीर पर टूट पड़ी थी। मम्मा, कैंट के मुंह से एक गहरी सिसकारी निकली जब अलीना ने अपने गर्म और रेशमी होंठ कैंट के लिंग के ऊपरी हिस्से पर टिका दिए। अलीना कैंट के भीतर से निकलने वाले उस गर्म और जादुई रस को किसी अमृत की तरह चखने लगी। कैंट ने अपना पूरा भार अलीना के मुंह के भीतर खाली कर दिया, जिसे अलीना ने बड़े चाव से अपने गले के नीचे उतार लिया। तुम आज वाकई कमाल थी अलीना, कैंट ने हाँफते हुए उसके रेशमी बालों को सहलाया। अभी तो शुरुआत है मास्टर, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अलीना ने अपनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए कहा। कैंट ने उसे बिस्तर पर पीछे धकेला और उसकी सुडौल टांगों को चौड़ा कर दिया। अलीना की गुलाबी योनी पुसी किसी खिले हुए फूल की तरह कैंट के सामने थी। कैंट ने बिना देर किए अपना मुंह वहां टिका दिया और अपनी जीभ से उसके अंगों को पागलों की तरह चाटना शुरू किया। मम्मा, अलीना की चीखें कमरे की दीवारों को चीरने लगीं। उसकी टांगें कैंट की गर्दन के चारों ओर कस गईं। कैंट की जीभ की कलाकारी ने अलीना के भीतर कामुकता का वो ज्वालामुखी फोड़ा कि उसकी कमर किसी रेलगाड़ी के इंजन की तरह ऊपर नीचे होने लगी। अलीना एक जोरदार झटके के साथ डिस्चार्ज हो गई। उसकी काम रस की फुहारें कैंट के चेहरे पर किसी फव्वारे की तरह छुटी। कैंट ने अपने होठों को चाटा। यिनपूल के असर ने अलीना के रस को शहद से भी मीठा और उसकी इन ऊर्जा को और भी शक्तिशाली बना दिया था। कैंट ने आखिरी बार अलीना के अंगों को साफ किया और फिर उसे डॉगी पोजीशन में खड़ा करके अपनी पूरी मर्दानगी पीछे से उसके भीतर उतार दी। अलीना की मधोश सिस्कारियां अब पूरे टावर में गूंजने लगीं। कमरे के भीतर अलीना की मधोश कर देने वाली सिस्कारियां और कैंट की मर्दाना आहें मिलकर एक ऐसा कामुक संगीत रच रही थीं जिससे दीवारों का कोना कोना गूंज उठा था। अलीना कैंट के ऊपर सवार थी, उसकी आंखें नशे में डूबी थीं और उसके गुलाबी होंठ आधे खुले थे। वह अपनी सुडौल कमर को एक लय में ऊपर नीचे कर रही थी, जिससे कैंट का विशाल और मजबूत अंग उसकी तंग दीवारों के भीतर गहराई तक समा रहा था। अलीना की योनि की मांसपेशियां हर धक्के के साथ कैंट के पौरुष को इतनी मजबूती से जकड़ रही थी कि कैंट के लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। अलीना पहले ही 3 बार चरम आनंद क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी थी, उसका पूरा बदन पसीने की बूंदों से चमक रहा था। कैंट भी अब अपने शिखर के करीब था। मैं आने वाला हूं, जान, कैंट ने भारी आवाज में फुसफुसाया और एक झटके में अलीना को बिस्तर पर पीट के बल लेटा दिया। उसने ऊपर से मजबूत प्रहार शुरू किए और कुछ ही पलों में अपनी सारी गर्माहट अलीना के भीतर खाली कर दी। कुछ देर तक कैंट अलीना के भीतर ही टिका रहा, दोनों की तेज धड़कनें एक दूसरे को महसूस हो रही थीं। यह अद्भुत था, अलीना ने हाँफते हुए कहा। उसने बड़े प्यार से कैंट के अंग को अपने हाथों और मुंह से साफ किया, जैसे वह किसी कीमती खजाने की देखभाल कर रही हो। कैंट ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, मैंने वादा किया था कि आज तुम्हें दोहरा इनाम मिलेगा। अलीना की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन तभी उसने अपनी बहनों के बारे में सोचा। बाकी सब बहुत जल रही होंगी, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है, कैंट ने उसकी रेशमी त्वचा को सहलाते हुए जवाब दिया। एक देवी वेक्सफर पहले से ही ऊपर से चिल्ला रही है कि उसकी बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तभी अलीना के दिमाग में एक शरारत सूझी, तो फिर हम उन सबको यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अकेले मजा लेने से अच्छा है कि हम सब मिलकर इस मास्क का लुत्फ उठाएं। आखिर हम बहनें हैं, मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकती। कैंट अलीना की इस दरियादिली और चालाकी पर हैरान था। तुम लड़कियां वाकई अजीब हो, पर मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। बुला लो उन्हें, अलीना ने इशारा किया और अगले ही पल पूरा दृश्य बदल गया। यिनपूल के पास खड़ी सेलिन ने मारा और बाकी लड़कियों की ओर देखकर आंख मारी। हमारे पति को हमारी जरूरत है, तो हम जा रहे हैं। तुम लोग इस वक्त का इस्तेमाल हमारे कहे पर गौर करने के लिए करो। बाय। और एक पल में सेलिन, एल्सा, लिलियन, इंग्रिड और नोमी सीधे कैंट के बड़े से बिस्तर पर प्रकट हो गईं। सेलिन ने अलीना की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें बुलाओगी। ये तो तुम्हारा वक्त था। तुम वाकई बहुत महान बन रही हो अलीना। अलीना ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। महानता की बात नहीं है बहन, बस मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी बारी आए तब तुम भी इतनी ही उदार बनो और हमें बुलाओ। सेलिन और बाकी लड़कियां तुरंत अलीना की चाल समझ गईं। उसने आज सबको बुलाकर एक ऐसा ट्रैप बिछा दिया था कि अब जब भी किसी दूसरी लड़की की बारी आएगी उसे भी शिष्टाचार के नाते सबको बुलाना ही पड़ेगा। कमीनी, तुमने हमें एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे हम निकल नहीं सकते, सेलिन ने हंसते हुए कहा। मेरी उदारता का आनंद लो बहनों। अलीना खिलखिलाकर बिस्तर पर लेट गई और अपनी टांगें फैला दी। कैंट का चेहरा इस वक्त एल्सा की जांघों के बीच दबा था, पर अलीना की इस बुद्धिमानी को सुनकर वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे गर्व था कि उसकी रानियां इतनी चालाक और आपस में जुड़ी हुई हैं। इंग्रिड और उसकी मास्टर नोमी ने कैंट के अंग और अंकोशों को अपने प्यार भरे मुंह में भर लिया। इंग्रिड ने कैंट के लिंग को पूरी गहराई तक निगल लिया, डीप थ्रोट, जबकि उसकी मास्टर उसे बाहर से सहला रही थी। कैंट ने उन दोनों के मुंह में अपना रस खाली किया, जिसे उन दोनों ने एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह आपस में बांटकर पी लिया। इसके बाद सेलिन और यूनिटी की बारी आई। कमरे में कामुकता का ऐसा तांडव चल रहा था कि हर तरफ सिर्फ गीले अंगों के टकराने की आवाजें और सिस्कारियां थीं। अंत में कैंट ने इंग्रिड को बुलाया। वह चश्मा पहनने वाली मासूम दिखने वाली लड़की आज किसी बैडी की तरह व्यवहार कर रही थी। कैंट प्लीज, आज मुझे बहुत बुरी तरह इंटेंस चाहिए, इंग्रिड ने शर्माते हुए पर दृढ़ता से कहा। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर मेरी जान, कैंट ने कहा और अपनी मजबूत छड़ को इंग्रिड की तंग गुफा के मुहाने पर रगड़ना शुरू किया। इंग्रिड का शरीर से हर उठा। जैसे ही कैंट ने एक मजबूत धक्का दिया, उसका ड्रैगन इंग्रिड की छोटी सी गुफा को चीरता हुआ भीतर समा गया। इंग्रिड किसी चिड़िया की तरह चहकने लगी। कैंट उसे किसी ड्रिल की तरह ठोक रहा था और बाकी रानियां ये नजारा देखकर खुद को सहलाने लगी। तभी अचानक स्वर्ग से वेक्सट्रा की गूंजती हुई आवाज आई, वैसे तुम में से कौन सी भाग्यशाली लड़की आज कैंट के साथ एनल ट्राई करना चाहती है? ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी रानियों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए और एक गहरी खामोशी छा गई। कमरे के भीतर की हवा कामुकता और भारी सांसों से बोझिल हो चुकी थी। विक्स्ट्रा की उस बेशर्म फरमाइश ने कमरे में मौजूद सुंदरियों के गालों पर सुर्खी ला दी थी।
रुको, मुझे मत बताना कि तुम लड़कियों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा, विक्स्ट्रा ने ऊपर आकाश से गूंजते हुए बड़े ही बेबाक अंदाज में पूछा। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं, सच तो यह है कि हम भी वह अनुभव चाहती हैं, बस हम इंतजार कर रहे थे कि तुम पहली बार उसे आजमाओ, क्योंकि तुमने पहले ही उस पर अपना दावा ठोक रखा है, यूनिटी ने जवाब दिया, जिसे सुनकर वह देवी मन ही मन मुस्कुरा उठी। हाँ, पर क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? उसने फिर पूछा। बिल्कुल, हम पूरी तरह तैयार हैं, अपने मर्द को खुश करना ही हमारा एकमात्र मकसद है, फिर चाहे तरीका जो भी हो, सेलिन ने कमान संभालते हुए कहा, और बाकी सभी रानियों ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। मैं वाकई तुम सबसे जल्दी मिलना चाहती हूँ, विक्स्ट्रा ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। कैंट अभी किसी बहुत जरूरी काम में व्यस्त लग रहा है जो उसने अभी साझा नहीं किया है, बस उसे थोड़ा वक्त दो, वह तुम्हें लेने जरूर आएगा। सेलिन के इस जवाब ने देवी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। तब मैं तुम सबसे मिलने का बेसब्री से इंतजार करूंगी, क्योंकि जब मैं आऊंगी तब तुम सबको पता चलेगा कि पीछे बैक से उसे लेना कितना सुखद और नशीला एहसास देता है, विक्स्ट्रा ने शरारत से कहा। जैसे तुमने पहले कभी इसे चखा हो, नयोमी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जिससे विक्स्ट्रा शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और एक देवी होने के नाते मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। मैंने जो रिसर्च की है उससे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम सब इसका भरपूर लुत्फ उठाएंगे। जैसे ही विक्स्ट्रा ने यह कहा, सभी रानियों की नजरें कैंट के उस मजबूत अंग पर टिक गईं जो इस वक्त इंद्र के भीतर बड़ी बेरहमी से अंदर बाहर हो रहा था। उन्होंने एक साथ थूक कर कहा, उस अंग की मोटाई और लंबाई को देखकर और यह कल्पना करके कि वह उनके पिछले रास्ते से गुजरेगा, उनका पूरा शरीर उत्तेजना से सिहर उठा। सोचकर भी डर लगता है कि मैं लगभग इस चीज को अपने भीतर लेने से मना करने वाली थी। अगर मैं पीछे हट जाती तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, यूनिटी ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कहा। हाँ, और तुम जितनी दिखती हो उससे कहीं ज्यादा बेशर्म हो। भला कौन बीच सड़क पर रुककर एक ऐसे लड़के के साथ संभोग करता है जिससे मिले उसे एक हफ्ता भी नहीं हुआ। विक्स्ट्रा ने चुटकी ली, जिससे यूनिटी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह वाकई तुम्हारी तरफ से एक बहुत ही बोल्ड कदम था, यूनिटी। कैंट को अपने पास रोकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लिलियन ने कहा, और उसकी माँ एल्सा ने भी यूनिटी को थम्स अप दिया। जब रानियां आपस में ये बेशर्म बातें कर रही थी, कैंट के धक्के और तेज हो गए थे। इंग्रिड चरम सीमा क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी, पर कैंट के प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टकराते हुए जिस्मों की आवाजें इतनी उत्तेजक थीं कि बाकी रानियां इंतजार करते करते खुद को सहलाने लगी थीं। अलीना, अपनी उस बॉस लानी के बारे में कुछ बताओ, विक्स्ट्रा ने टॉपिक बदलते हुए पूछा। मास्टर लानी एक ऐसी शख्सियत है जिनका हर कोई सम्मान करता है। वह बहुत खूबसूरत हैं और दिल की भी अच्छी हैं। जब मैं मिलिस के चंगुल से भागी थी तो उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। वह बहुत मेहनती और प्रभावशाली हैं, अलीना ने गर्व से बताया। सुनने में तो वह हमारे परिवार के लिए एक बेहतरीन एडिशन लग रही है, क्या कहती हो बहनों? विक्स्ट्रा ने पूछा और सबने हामी भरी। अलीना भी यही चाहती थी, इसलिए उसने कैंट को वह कवच इतनी ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए उकसाया था। वह चाहती थी कि कैंट उसकी बॉस को भी अपना बना ले। बातें चलती रहीं और उधर कैंट ने अपना आखिरी धक्का दिया। इंग्रिड आनंद के उस सागर में डूब गई कि वह बिस्तर पर ही बेहोश हो गई। कैंट ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर सेलिन की ओर मुड़ा। इंग्रिड साफ करने की हालत में नहीं थी, इसलिए सेलिन खुद आगे आए और कैंट के अंग को अपने मुंह से साफ किया। फिर वह कैंट के ऊपर सवार हो गई और अगले 50 मिनट तक उसने कैंट को किसी घुड़सवार की तरह दौड़ाया। 4 बार डिस्चार्ज होने के बाद जब कैंट का रस उसके भीतर खाली हुआ, तब जाकर वह हांफती हुई बिस्तर पर गिरी। इसके बाद एल्सा की बारी आई। वह शर्माते हुए कैंट के ऊपर बैठी और कैंट के अंग को पूरी गहराई तक खुद में समा लिया। लिलियन अपनी मां को इस हालत में देखकर खुद भी उत्तेजित हो रही थी। माँ बेटी ने कैंट के साथ कुछ खास करने का प्लान बनाया था, जो लिलियन का आइडिया था। एल्सा ने भी कैंट के धक्कों को तब तक बर्दाश्त किया जब तक उसकी आंखें मुंद नहीं गईं और वह भी बेहोश हो गई। फिर नयोमी की बारी आई। उसने डॉगी स्टाइल चुना। वह 1 घंटे तक कैंट के मजबूत प्रहारों को झेलती रही और अंत में जब कैंट ने अपना भार उसके भीतर खाली किया, वह भी निढाल होकर सो गई। कैंट आज जैसे सबकी दबी हुई हसरतों को पूरा करने के मिशन पर था। जब आखिरी रानी एलिना की बारी आई तो बिस्तर पर 6 सुंदरियां बेहोश पड़ी थीं। सिर्फ सेलिन अभी भी होश में थी और कैंट के अंग को चूस रही थी। गेट मास्टर मारा का प्रतिरोध मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से टूट रहा है। तुमने क्या जादू किया उस पर? सेलिन ने पूछा। मैंने बस उसे बता दिया कि मेरी नजरें उस पर और उन 2 अन्य लड़कियों पर टिकी हैं, कैंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह लव गार्डन में होगी। तुम मुझे एक बार और खुश कर दो, फिर मैं उसके पास जाऊंगा। कैंट ने सेलिन की इच्छा पूरी की और जब वह भी आनंद के नशे में सो गई, तब कैंट तैयार होकर गेट मास्टर मारा से मिलने निकला। मारा अभी भी इसे कैंट का एक टेस्ट समझ रही थी, पर वह ये नहीं जानती थी कि ड्रैगन टेस्ट नहीं लेता, वह सीधे होम रन मारता है। कैंट लव गार्डन के मुहाने पर रुक गया। कुछ मीटर की दूरी पर गेट मास्टर मारा एक पत्थर के आसन पर बैठी बड़ी ही नजाकत से फल खा रही थी। वह इन पूल से यह कहकर बाहर निकल आई थी कि उसे आराम और एकांत की जरूरत है। जाहिर है पूल में मौजूद अन्य 2 सुंदरियों को शक था, क्योंकि इन पूल से ज्यादा आरामदायक जगह और कोई नहीं हो सकती थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। सच्चाई तो ये थी कि मारा खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि कैंट के बारे में जो हवा बनी है, क्या वह सच है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहती थी। कैंट ने उसे दूर से ही निहारा। इसमें कोई शक नहीं था कि वह एक बेमिसाल सुंदरी थी। उसकी कमर और उसके शरीर का लचीलापन ये गवाही दे रहा था कि वह एक दौर में एक श्रेष्ठ नृत्यांगना रही होगी। नारा ने अपनी बहन के बारे में जो गर्व से बताया था, वह बातें कैंट के दिमाग में गूंज रही थीं। कैंट ने पहले सोचा था कि वह मारा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पर अब उसके हिप्स और शरीर की बनावट देखकर कैंट उसे तुरंत अपना बनाने के लिए बेताब था। जैसे ही कैंट आगे बढ़ने वाला था, अचानक टावर की जादुई घंटी बजी और उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा संदेश चमक उठा। ब्रह्मांड की ओर से आपको एक क्वेस्ट प्राप्त हुआ है। क्वेस्ट का नाम होम रन मारना, स्कोरिंग अ होम रन। क्वेस्ट का प्रकार सिंगल क्वेस्ट। क्वेस्ट की कठिनाई परिस्थितियों पर निर्भर। आप बहुत देर से देख रहे हैं, क्यों न आगे बढ़ें और इस सुंदरी को खुश करें। उसके साथ बिस्तर पर जाने की आपकी हवस इंतजार कर सकती है। क्यों न पहले उसे चरम सुख कम तक पहुंचाया जाए और फिर उसे फैसला करने दिया जाए कि वह क्या चाहती है। याद रखें, वह जितनी तेज सिस्कारी भरेगी, इनाम उतना ही बड़ा होगा। अपना सर्वश्रेष्ठ दें। इनाम रिवॉर्ड्स 2000 टावर पॉइंट्स। ट्रू नेम टोकन। क्रोनो वॉच। अतिरिक्त इनाम उसकी सिस्कारियों की तीव्रता पर आधारित। ये तो वही करने को कह रहा है जो मैं पहले से ही करना चाहता था। कैंट मुस्कुराया और मारा की ओर बढ़ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम खाने की इतनी शौकीन हो, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। मारा उस समय कुछ रसीले बेर चबा रही थी। मैं तुम्हारी तरह कोई रहस्यमय प्राणी नहीं, एक इंसान हूँ, उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओह, ये सुनकर थोड़ा दर्द हुआ।
मैं इसका हिसाब बाद में चुकता करूंगा। कैंट ने उसकी नस्ल वाले तंज पर मजाक किया। तुम्हारी रानियां कहाँ हैं? मारा ने पूछा। कैंट ने पास रखे एक सेब को दांतों से काटा और कहा, वे सब हमारे इंटेंस मैराथन के बाद बेहोश पड़ी हैं। ये सुनते ही मारा के गालों पर गुलाबी सुर्खी छा गई। सेक्स के कारण उन सबका बेहोश हो जाना सुनकर मारा के दिमाग में ऐसी कल्पनाएं दौड़ने लगी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। कोई इंसान एक ही समय में इतना बेशर्म और इतना मिलनसार कैसे हो सकता है? उसने कैंट के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए सोचा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। मैं यहाँ तुम्हें मसाज देने आया हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें रिलैक्स महसूस कराऊंगा और मैं अपने वादे आसानी से नहीं तोड़ता। मारा ने बगीचे के चारों ओर देखा और अपनी भौहें चढ़ाईं। मुझे मत बताना कि हम ये सब यहीं खुले में करने वाले हैं। क्यों? क्या तुम वापस बाहर की दुनिया में जाना चाहती हो जहाँ इस वक्त कुछ बेवकूफ़ मर रहे हैं? कैंट के इस सवाल ने मारा को चौंका दिया। तो वे आज भी आ गए? उसने पूछा। उसे हैरानी थी कि लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। पर अगर तुम यहाँ हो तो उन्हें कौन संभाल रहा है? मेरा रथ चलाने वाला अंकल ड्रू उन्हें देख रहा है। वह रात का राजा है, इसलिए उसकी फिक्र छोड़ो और हम पर ध्यान दो, कैंट ने कहा। कैंट ने अपना हाथ हवा में लहराया और जमीन पर एक मखमली गद्दा प्रकट हो गया। कैंट ने आगे बढ़कर मारा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसने मारा को थोड़ा असहज और उत्तेजित कर दिया। वह उसे धीरे से गद्दे की ओर ले गया। देखो, कुछ भी उत्तेजक स्टिमुलेटिंग मत करना, मारा ने चेतावनी दी। क्या तुम मजाक कर रही हो? कैंट ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, सच में? मैं तुम्हारी उन रानियों की तरह नहीं हूँ, उसने फिर कहा। तुम अभी मेरी रानियों में से एक नहीं हो। इस मसाज के बाद सब बदल जाएगा। और मसाज हमेशा उत्तेजक ही होते हैं, कम से कम जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ तो यही रिवाज है। सपने देखना बंद करो। महज एक मसाज मुझे तुम जैसे छोकरे के प्यार में नहीं गिरा सकता, मारा ने उपहास किया। सब यही कहती हैं, जब तक कि वे मेरे ड्रैगन को छूने की जिद नहीं करने लगती, कैंट ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा। देखते हैं, मारा ने जवाब दिया। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार थी कि अगर कैंट ने कहीं गलत जगह हाथ लगाया तो वह उसका हाथ मरोड़ देगी। कैंट ने अपनी स्पेस रिंग से एक खास तेल निकाला। यह क्या है? उसने पूछा। जल्द ही पता चल जाएगा, कैंट ने कहा। उसने हाथ के एक इशारे से मारा की ढीली पोशाक को उसके बदन से सरका दिया, जिससे उसका तराशा हुआ बदन कैंट के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र हो गया। तुम, मारा कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे ही कैंट के गर्म हाथों ने उसके कंधों को छुआ, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। मम्मा, उसके मुंह से एक मधुर सिसकारी निकल गई। मम्मा, मारा के मुंह से निकली सिसकारी एकदम असली और बेसाख्ता थी। कैंट के जादुई हाथों का स्पर्श उसके शरीर के उन कोनों तक पहुंच रहा था जहां आज तक किसी की परछाई भी नहीं पड़ी थी। तुम ये क्या कर रहे मम्मा? वह फिर से सिसक उठी जब कैंट ने उसके कंधों की मांसपेशियों को मजबूती से दबाया। सिर्फ मसाज कर रहा हूँ लेडी। इतना हैरान होने या ऐसी आवाज़ें निकालने की जरूरत नहीं है, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। वह महसूस कर सकता था कि मारा की मांसपेशियों में कितना तनाव भरा हुआ था। वह वाकई सख्त और कड़क मिजाज वाली औरत की सटीक परिभाषा थी, लेकिन कैंट इस पत्थर को पिघलाने का हुनर बखूबी जानता था। तो फिर ये ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मारा ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। कैसा महसूस हो रहा है? कैंट ने शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। यह इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसे इतना सुखद नहीं होना चाहिए था, उसने कहा, पर कैंट के हाथों की अगली हरकत ने उसके मुंह से एक और लंबी सिसकारी निकाल दी। मैं हूं ही इतना माहिर, गेट मास्टर। अगर तुम अपने शरीर को पत्थर बनाना छोड़ दो और खुद को ढीला छोड़ दो तो इसमें और भी मजा आएगा। मुझ पर भरोसा करो, कैंट ने उसके कान के पास फुसफुसाया। कैंट का स्पर्श अब उसके ऊपरी बदन पर पूरी तरह हावी था और वह कमर से ऊपर पूरी तरह निर्वस्त्र हो चुकी थी। कैंट ने अब अपना एसएसएस रैंक वाला जादुई हुनर इस्तेमाल किया। उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली और जैसे ही उसने मारा के कंधों को छुआ, मारा के पूरे शरीर में एक ठंडी और सुकून देने वाली लहर दौड़ गई। उसकी बरसों की अकड़न पल भर में गायब हो गई। तुमने क्या किया? उसने आखिरी बार विरोध करने की कोशिश की, पर अब उसका शरीर कैंट के इशारों पर नाचने लगा था। मैंने बस तुम्हारी नसों को शांत किया है। अब अपनी पीठ के बल लेट जाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें अपनी आवाज़ की पूरी जरूरत पड़ेगी, कैंट ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उसने मारा को पेट के बल लेटाया और धीरे से उसकी पोशाक का निचला हिस्सा भी सरका दिया। कुछ अजीब मत करना, मारा ने कहा, पर अब उसकी आवाज़ में वो अधिकार नहीं था। उसका शरीर कैंट की हर छुअन का भूखा हो चुका था। मैं कुछ अजीब नहीं करूंगा, पर किसने सोचा था कि एक सम्मानित गेट मास्टर अपनी वर्दी के नीचे इतने छोटे और कामुक अंतर्विस्ट पैंटीज पहनती होगी। ये तो नाम मात्र के हैं, कैंट ने शरारत से कहा। मारा ने मुड़कर उसे घूरा। अपना ध्यान सिर्फ मसाज पर लगाओ। वह मुस्कुराना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे कैंट की नज़दीकी में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, हालांकि उसे डर था कि यह ड्रैगन उसे कच्चा चबा जाएगा। कैंट उसकी देह को देख रहा था। मारा और अलीना जुड़वा जैसी लग रही थी। एक डांसर का शरीर कैसा होता है, वह मारा को देखकर साफ पता चल रहा था। कैंट की नजरें उसकी टांगों के बीच उभरे उस कैमल टो पर टिक गईं। कैंट ने अब अपनी मालिश नीचे की ओर बढ़ानी शुरू की। उसकी पीठ से होते हुए वह उसकी कमर तक पहुंचा। उसने उसकी जांघों और पैरों की मांसपेशियों को इतनी बारीकी से सहलाया कि मारा की चीखें पूरे गार्डन में गूंजने लगी। तितलियां इधर उधर उड़ने लगी और फूलों की खुशबू और तेज हो गई। ये गार्डन किसी भी प्रेमी जोड़े के लिए स्वर्ग से कम नहीं था और कैंट इसका पूरा फायदा उठा रहा था। जब वह पैरों तक मसाज कर चुका तो उसकी नजरें मारा के सुडौल और भारी नितंबों बट पर जाकर टिक गईं। कैंट ने अपनी उंगलियां उसके नर्म मांस में धंसा दी। मारा एक झटके के साथ सिहर उठी। कैंट ने उसके कूल्हों को मजबूती से मसाज देना शुरू किया। अब पूरे गार्डन में सिर्फ मारा की मधुर सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। कैंट दृढ़ था कि वह मारा के भीतर बरसों से दबी हुई हरा को बाहर निकाल कर रहेगा। वह उसे फिर से कभी वो सख्त गेट मास्टर नहीं बनने देना चाहता था। ऊपर से ब्रह्मांड का क्वेस्ट भी यही था कि वह उसे पागलों की तरह चिल्लाने पर मजबूर कर दे। 20 मिनट बाद कैंट ने देखा कि मारा के अंतर्वस्त्र अब गीले होने लगे थे। कैंट ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीछे खींचे। मारा तुरंत उसकी ओर मुड़ी। उसके गाल टमाटर की तरह लाल थे। मेरे पास शरीर के अन्य अंग भी हैं, तुम्हें पता है ना? तुम सिर्फ मेरे कूल्हों को ही क्यों सहला रहे हो? उसने हाँफते हुए पूछा। मुझे पता है, पर फिलहाल मुझे यही अंग पसंद आ रहा है, कैंट ने कहा। उसने 10 मिनट और मेहनत की और अंततः मारा को चरम सुख क्लाइमैक्स तक पहुंचा दिया। फिर कैंट ने उसे सीधा लिटाया। मारा के भारी उभार ब्रेस्ट और उनकी उभरी हुई गुंडियां निपल्स अब कैंट को सीधे चुनौती दे रही थीं। कैंट की नजरें उसके गीले हो चुके निचले हिस्से पर टिकी। लगता है तुम्हें मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजा आ रहा है, कैंट ने उसे चिढ़ाया। ये सब तुम्हारी गलती है, मारा ने लगभग मुंह फुलाते हुए कहा। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी इस गलती की जिम्मेदारी उठाऊं? कैंट ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मारा ने बिना सोचे समझे कह दिया। तो फिर ठीक है, कैंट मुस्कुराया और उसके अंतर्वस्त्रों की डोरी पकड़ी।
मारा ने घबराकर उसका हाथ थामा। अब तुम क्या कर रहे हो? उसने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। मैं तुम्हारी पैंटी उतार रहा हूं ताकि तुम्हारे भीतर दबे हुए तनाव को पूरी तरह आजाद कर सकूं, कैंट ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। जब तक तुम मना नहीं करोगी मैं नहीं रुकूंगा। मारा ने कुछ सेकंड कैंट का हाथ मजबूती से पकड़ा, फिर धीरे से अपनी पकड़ ढीली कर दी। कैंट ने उसकी पैंटी सरका दी। धीरे करना, मारा ने दबी हुई आवाज में कहा। क्या कहा? मैंने सुना नहीं, जरा फिर से कहना। कैंट ने मजाक किया। तुम? मारा ने उसे घूरा, पर कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं बहुत प्यार से करूंगा। कैंट ने उस खजाने को देखा जो अब उसके सामने पूरी तरह खुला था। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए विकल्प दिया, इसे करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला, मेरी उंगलियां, दूसरा, मेरी जीभ, और तीसरा, तुम जानती ही हो, अपना हथियार चुनो, हेडमास्टर। नेक्स्ट पार्ट के लिए सिस्टम लिखें। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।